3 दिन का मुझे कमिटमेंट चाहिए आपको। मुझे 3 दिन का कमिटमेंट चाहिए। आज हम सीखेंगे आज आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है। कल हम सीखेंगे आपके बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, कैसा लेके जाना है। और थर्ड डे में हम देखेंगे किस तरह से आपके लिए आपका सिस्टम काम करेगा। और यहाँ पे हेल्प भी मैं करूंगा, डोंट वरी। कितने लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। यस, आप खुद करना चाहते हैं, सिल्वर में हम सीख ही रहे हैं। गोल्ड का कंटेंट मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और गोल्ड का कंटेंट भी मैं आपको 3 दिन सिखाने वाला हूं। 3 दिन सिखाने वाला हूं, ओके। 3 दिन मैं आपको देने वाला हूं। तो वहां पे हम सीखेंगे, यस यस, वहां पे हम सीखेंगे कहाँ पे लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। तीनों भी चीजों को आपको 3 दिन कंपलसरी अटेंड करेंगे, क्योंकि अगर बीच में छोड़ देंगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को। आपको तीनों दिन अटेंड करना होगा। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं 3 दिन कंपलसरी अटेंड करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। आज हम देखेंगे कहाँ पे है, कल हम देखेंगे कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, और परसों हम देखेंगे कैसे जाना है। ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आईसीपी ग्रुप में एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। एक फॉर्म मैं आपके आईसीपी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। उस फॉर्म को अभी आप जस्ट ओपन करके बैठ सकते हैं, क्योंकि प्रिंट आउट अगर आप ले सके तो अच्छी बात है। नहीं लेके तो उसको प्रिंट आउट, उसको ओपन करके बैठ जाइए। और एक एक सवाल का जवाब आपको मेरे साथ में देना है, ओके। यहाँ पे मैं एक फॉर्म आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यस, 2 मिनट मुझे दीजिए। यस, मैंने एक फॉर्म, हाँ, बिजनेस डायरेक्शन फॉर्म आपको मैंने शेयर किया हुआ है, पीडीएफ फॉर्म शेयर किया है, आईसीपी ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, ओके। तो आपको आईसीपी ग्रुप में मिलेगा। सब लोग आईसीपी पे ही होंगे, ये मैं मानता हूं। तो आईसीपी ग्रुप में मैंने एक बिजनेस डायरेक्शन फॉर्म शेयर किया हुआ है। उस फॉर्म को आपको ओपन करना है। अगर सभी को फॉर्म मिला हुआ है, मिला है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। आशा जी, चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। यस, वेरी गुड। आईसीपी ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है। वेरी गुड। अगर मिला है चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। फॉर्म कैसा दिखेगा, फॉर्म मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। यस, अखिलेश जी ओपन कर लीजिए उसको। और एक एक को लेके आपको फॉर्म को फिल करना है, ओके। अभी आप बुक में लिखना चालू कीजिए, क्योंकि आपके पास प्रिंट आउट नहीं होगा तुरंत। तो बुक में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ इस तरह से फॉर्म दिखेगा। प्रमोद जी, वेरी गुड, फास्ट फास्ट, वेरी गुड। मैं आपको एक गोल्ड का कंटेंट दे रहा हूं। और यस, बिजनेस को ऑटो पायलट पे रन करने का सिस्टम भी मैं आपको देने वाला हूं। जो 3 दिन तक रुकेंगे रुकेंगे उनको, वो भी हम देने वाले हैं। वेरी गुड। तो ये फॉर्म को आपको फिल करना है। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बातें करते जाऊंगा। ये आपके बिजनेस का आईना है। आज आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, क्या सही में आप आपके बिजनेस को बिजनेस की नजर से देख पा रहे हैं, क्या सही में आप बिजनेस को बिजनेस की तरह से रन कर रहे हैं, क्या सही में बिजनेस है आपका, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रैप में फंसे हुए हैं, या कहाँ पे आपका गलती हो रहा है, कौन सी चीज आप नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजों की क्लैरिटी आपको आज इस सेशन में आने वाली है, ओके। वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, या फॉर्म अगर सभी का ओपन हो चुका है तो यस, अगर सबको फॉर्म मिला है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे एक बार, फिर एक बार टाइप करेंगे यस अगर सभी को मिला हुआ है। किसी को नहीं मिला है तो आप कौन से ग्रुप में हैं, टीम को शेयर कीजिए ताकि टीम आपके साथ। यस, नहीं है तो नो भी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आईसीपी ग्रुप में सभी को फॉर्म मिला हुआ है, कमांडो की पाठशाला में। वेरी गुड, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को मिला हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको फॉर्म नहीं मिला हुआ है। रहीम जी, आप आईसीपी में जाइए। यस, आईसीपी ग्रुप में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। यस, सो फॉर्म को हमने ओपन कर दिया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना है। और इसको आपको फिजिकली फिल करना है। आज दिन भर में आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसको लिखना है। आपको बहुत अच्छी से क्लैरिटी आएगी कि आज आपका बिजनेस खड़ा कहाँ पे है। अली अनीफ जी, ओके, वेरी गुड। पहला पूछा है नेम, तो नेम में आपको आपका नाम लिखना है, आपके बिजनेस का नाम लिखने का है। पहले आप आपका नाम लिखेंगे ऊपर, और उसके बाद आपकी कंपनी का, आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है तो दया वैकरन एसोसिएट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या आपके कंपनी का नाम है ग्रो रिच, तो ग्रो रिच ग्रुप, या ग्रो रिच इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, ओके। अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ तो ग्रो रिच इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। तो आपकी कंपनी का नाम लिखेंगे। हिस्टोरिक डेट में आज की डेट हम लिखेंगे। आज का हिस्टोरिक डेट है। आज से आप आपके प्रोफेशन को, आपके एजेंसी को बिजनेस की नजर से देखना स्टार्ट करने वाले हैं।
तो आपका हिस्टोरिक डेट क्या है, लिखिए। वेरी गुड। आज का डेट आपको लिखना है उस हिस्टोरिक डेट में। ओके। नेक्स्ट आपको पूछा गया है मैं फोकस बिजनेस। आपका फोकस बिजनेस कौन सा है? आपका फोकस बिजनेस कौन सा है? फोकस बिजनेस का मतलब क्या है? या यस, नए लोग हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फ्लो के साथ बने रहिए, ऑटोमेटिकली ये चीज आपके पास आएगी। ओके, वेरी गुड। मिराकल, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपके लिए स्पेशल बोनस है। ये स्पेशल आपके लिए बोनस है, हो सकता है थोड़ा सा हेवी होगा अगर आप इसके साथ अभी तक ट्यून नहीं है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए स्पेशल बोनस है। यस, यस। ओके, तो माय फोकस बिजनेस का मतलब है कि आपका बिजनेस क्या है, मतलब कौन सा मेन बिजनेस आपका है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के पास मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आता है वो लिखना है। हो सकता है आप सिर्फ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में ही है, लेकिन आपके पास लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, म्यूचुअल फंड भी है, शेयर मार्केट भी है, आपके पास जनरल इंश्योरेंस भी है। तो आपका 80% बिजनेस कहां से आता है विनोद जी, वो आपको लिखने का है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोकस बिजनेस का अगर मैं बात करूं, तो मेरा फोकस बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस। मेरा 80% रेवेन्यू जो आता है वो लाइफ इंश्योरेंस से आता है। अभी 60-70% रेवेन्यू जो आता है मेरा LIC के इंश्योरेंस बिजनेस से, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस से आता है। तो आपका फोकस बिजनेस क्या है? ओके, वेरी गुड। ओके, ओके, वेरी गुड। हर बिजनेस को इस नजर से आपको देखना है। फिलहाल हम देखेंगे एक बिजनेस के बारे में, फोकस बिजनेस के बारे में, जिससे मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू अभी आता है। वेरी गुड। उसके बाद में आपको नेक्स्ट सवाल पूछा गया, वेयर माय बिजनेस इज टुडे। आज आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, जिसमें आपको सवाल पूछे गए हैं कि आपका ईयरली टर्नओवर क्या है। जस्ट हमने अभी 31 मार्च कंप्लीट किया है, तो आपका एज ऑन 31 मार्च का लास्ट ईयर का आपका ईयरली टर्नओवर क्या है, कितना कमीशन मोटा मोटा आपने अर्न किया, कितना अर्निंग आपने अर्न किया, कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया पूरे एक साल भर में, लिखिए ईयरली टर्नओवर। चैट बॉक्स से टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपका पिछले साल का ईयरली टर्नओवर कितना था, ईयरली आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। कुछ लोग बोलते हैं सर इसकी क्या जरूरत है, भैया जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नाप ही नहीं पाते, पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना हो रहा है, कुछ मालूम ही नहीं है, तो दोस्तों उस चीज को आप कभी नाप नहीं सकते हैं। और जिस चीज को आप कभी नाप नहीं सकते उस चीज को आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता, कितनों को पता है कि लास्ट ईयर हमने कितना कमाया? आपका पिछले साल का फॉर्म 16 कितना है? एकदम सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। 11, वेरी गुड। 11 के, 11 lakhs, 10 lakhs, वेरी गुड। 10, 60 lakhs, रविंद्र जी वेरी गुड। आपका ईयरली टर्नओवर कितना था? 35 lakhs, वेरी गुड, वेरी गुड विजय जी। ओके, आपको यहाँ पे लिखना है ईयरली मेरा टर्नओवर कितना। 18 lakhs, वेरी गुड। 30 lakhs, वेरी गुड। 4 lakhs, वेरी गुड। 15 lakhs, वेरी गुड। तो आपका ईयरली टर्नओवर कितना था? उसके बाद में आपको पूछा गया है कि अगर आपका ईयरली टर्नओवर ये है, तो ऑन एन एवरेज आपका मंथली टर्नओवर कितना है? मंथली टर्नओवर कितना है, मंथली मोटा मोटा कितना आप अर्न करते हैं? हरिंद्र जी वेरी गुड, वेरी गुड। आपका मंथली टर्नओवर कितना है, मतलब मंथली मोटा मोटा आप कितना अर्निंग करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 12 लाख अगर साल का कमा रहा हूं, तो 1 लाख रुपया महीने का हो गया मेरा। ओके, यस। 1 लाख रुपीज पर मंथ, 4 लाख रुपीज पर मंथ, वेरी गुड। मंथली टर्नओवर कितना है, अभी मैं मंथली का बात कर रहा हूँ। हाँ, 1.5 लाख रुपया, हरे रमेश जी बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपया पर मंथ, वेरी गुड, मोटा मोटा एवरेज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुनमुन जी 4 लाख रुपया आपका मंथली, मुनमुन जी मंथली या ईयरली है मुनमुन जी? यस। अच्छा, अभी बहुत आगे का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मंथली लगभग 75,000 हम earn करते हैं, ईयरली है मुनमुन जी, ओके वेरी गुड। तो यस, अभी हमने देखा ईयरली टर्नओवर कितना है, मेरा मंथली टर्नओवर कितना है। अभी आपको लिखना है कि आपका ईयरली प्रॉफिट कितना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वेरी गुड दर्शक राठौर जी, 6 लाख रुपीज पर मंथ, उससे भी ज्यादा उनका हो सकता है कि उनके मल्टीपल बिजनेसेस है। वेरी गुड। या राठौर जी को बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहा है, मजा आया, वेरी गुड, फंटास्टिक। अभी आपको लिखना है कि आपका ईयरली प्रॉफिट कितना है। अभी ध्यान रखिए, प्रॉफिट लिखते टाइम पे प्रॉफिट का मतलब होता है आपने महीने का पूरे साल में आपने 12 लाख रुपया कमाया, उसमें से खर्चा कितना किया, और नेट आप प्रॉफिट आपके बैंक आपके जेब में कितना बचा, नेट प्रॉफिट आपकी जेब में कितना बचा। ओके, घर पे कितने लेके आए? मैंने कई सारे लोगों को देखा है उसका हिसाब ही नहीं होता है। आता है पैसा, जाता है पैसा, आता है पैसा, जाता है पैसा। बहुत बार तो खर्चा आता, जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं।
तो क्या आपके पास क्लियर कट फिगर है कि आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? मुझे प्रॉफिट वो नहीं चाहिए जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपके रिटर्न फाइल में लिखा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे लिखते हैं आपको भी अच्छे से मालूम है। दशरथ राठौर जी, 55 लाख रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट है। यस, दिस इज द मैजिक। और जो लोग नाप सकते हैं ना, वही लोग दोस्तों उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दशरथ राठौर जी के पास बहुत क्लियर कट फिगर है कि 50-55 लाख रुपया मेरा नेट प्रॉफिट है। ऊपर का जो 8 लाख रुपया है वो मेरा खर्चा है। सुधीर जी बोल रहे हैं 24 लाख रुपया मेरा नेट प्रॉफिट है। वेरी गुड। प्रॉफिट का मतलब हो है उतना आप आपके घर पे लेके आए, घर पे लेके आए। ओके। ऑफिस के खर्चे गए, मार्केटिंग का खर्चा गया, स्टाफ का खर्चा गया, ऑफिस का रेंट गया, लाइट बिल गया, सारे खर्चे गए। खर्चा जाने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट इतना मैं घर पे लेके आया। इतना प्रॉफिट जो है मैंने मेरे इन्वेस्ट किया, मैंने एंजॉय किया। ओके, मेरे घर पे आ गया, मेरे खुद के जेब में आ गया, पर्सनल आ गया। जरा चार बॉक्स में टाइप कीजिए कितना प्रॉफिट आया होगा। अगर नो आइडिया तो एन आई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। आइडिया ही नहीं है मुझे सर, इसका तो कभी हिस्सा भी नहीं रखा। तो एन आई टाइप करेंगे, एन आई टाइप करेंगे। 2.5 लाख रुपया। नो आइडिया अभिषेक जी। और मुझे लगता है 80% लोगों का, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है रमेश जी, 80% लोगों को पता ही नहीं होता है। और हमारे नहीं, बाकी सारे बिजनेस का भी यही हाल है। मैं भी बिजनेस लोगों को, बहुत सारे को बिजनेस कोचिंग करता हूं ना, तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर करते हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके पास भी ये पता नहीं होता अली जी। आप आपके कस्टमर के पास जाते होंगे, प्रोस्पेक्ट के पास जाते होंगे। प्रोस्पेक्ट को अगर आपने इसके ऊपर गाइड किया ना तो समझ में आएगा, प्रोस्पेक्ट के पास भी ये पता नहीं होता है उसको। वो बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को मालूम है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें क्या क्या जुमले करता है आपको अच्छे से मालूम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका टैक्स बचाने के लिए क्या क्या करता है सब आपको मालूम है। वो अलग बात है, वो करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, वो अलग बात है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्या आपको सही में पता है कि आपके पास प्रॉफिट कितना हो रहा है? क्या प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है? कितने लोगों को आइडिया नहीं है। बस दिन कट रहा है, सर पेट भर रहा है, सर ईएमआई जा रहा है, बस मालूम नहीं प्रॉफिट चल रहा है लॉस चल रहा है, लेकिन दिन निकल रहा है। तो आपका ईयरली प्रॉफिट कितना है? रिटर्न फाइल वाला प्रॉफिट मुझे चाहिए नहीं है, वो कुछ मतलब नहीं उस प्रॉफिट का। वो तो सब दिखाने वाला प्रॉफिट होता है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद में आपको सेकंड सवाल पूछा है, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा ईयरली प्रॉफिट कितना है, कम से कम मंथली प्रॉफिट के बारे में सोचिए। कितना पैसा आप घर पे लेके जाते हैं? मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, सारा खर्चा जाने के बाद घर में लेने की जाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सारा खर्चा जाने के बाद घर पे लेके जाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। घर वालों के जीवन में बहुत सारा चैलेंज है। बहुत सारे लोग तो कस्टमर के पैसे के साथ गलत खिलवाड़ कर लेते हैं, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं तो कैसे करेंगे, घर चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा हुआ है कि कस्टमर का पैसा लेके उसके साथ गलत एक्टिविटी करते हैं। स्टेबल इनकम ही नहीं है मेरे पास, कुछ आता पता ही नहीं है। कितना आता है, जितना बचेगा उतना मेरा, नहीं बचा तो चलो एडजस्ट कर लो। पैसा कहाँ आ तो बहुत सारा रहा है, लेकिन पैसा हमारे लिए कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कितने लोगों को बताइए जरा, आपका मंथली प्रॉफिट आप कितना लेके जाते हैं? दर हर महीने का कम से कम आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, फैमिली में घर में लेके जा रहे हैं। घर का खर्चा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस से घर पे कितने लेके आते हैं? देखो, बिजनेस एक अलग इंसान है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है, बिजनेस के खर्चे एक अलग खर्चे है। और वो पैसा घर पे आने के बाद वो अलग है, वो फिर आप एंजॉय के लिए कर रहे हो, अलग बात है। 35,000 रुपया, रमेश जी आप जरा सोचिए, मैं अगर 1.5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, घर पे मैं 35,000 रुपया लेके जा रहा हूँ। बाकी सारी चीजों का क्या हो रहा है, सोचना पड़ेगा आपको। ओके, ये सोचना वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सही में हम प्रॉफिट कर रहा है? क्या सही में हम बिजनेस कर रहा है? ओके, इनकम के कितना खर्चा हम कर रहा है, इनकम के कितना हम बचा पा रहा है? तो आपका मंथली प्रॉफिट कितना है, सब लोग टाइप करेंगे। देखो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई बोलते ना बुरा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लगभग 80% लोगों का हालत यही है, लोग शेयर नहीं कर रहे, इतना ही बात है। रमेश जी जैसे बहुत कम ईमानदार लोग होते हैं कि खुद सामने से शेयर करते हैं। और देखो, सुधरना है तो शेयर करना पड़ेगा। अगर आप छुपा के रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी कोई नुकसान नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है। ओपन होना पड़ेगा। कम से कम डॉक्टर के सामने, बोलते हैं ना, कोच के सामने, डॉक्टर के सामने, एडवोकेट के सामने आपको ओपन होना पड़ेगा। अगर ये ओपन होंगे तो उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो फिर दबा के रखेंगे तो वही बात होगा। ओके, तो मंथली प्रॉफिट कितना है, कभी हिसाब लगाया है हीरालाल जी? मंथली प्रॉफिट कितना मेरा हो रहा है, हो भी रहा है नहीं हो रहा है? इतना सब करने के बावजूद भी बचता कुछ भी नहीं है।
हम क्या कर रहे हैं फिर, समाज सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर हम चैरिटी करते हैं, क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी तो समाज सेवा का काम है भैया। अगर आप यस यस इतनी मेहनत के साथ अगर चैरिटी कर रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं उस चीज का। ओके ओके, तो मंथली प्रॉफिट कितना है, माइनस में जाता है कभी कभी, तो क्या सही बिजनेस कर रहे हैं हम? वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपको पूछा गया है, करंट आपके कंपनी का पैसिव इनकम सोर्स क्या है। अभी देखो, पैसिव इनकम सोर्स का मतलब होता है कि जहां पे आप मेहनत ना किए बगैर आपको इनकम आता है, आपका टाइम एनर्जी एफर्ट्स ना लगाए बगैर आपको इनकम आता है। ऐसा कोई इनकम है आपके पास? चैट बॉक्स टाइप करेंगे यस या फिर नो। आपके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाँ, फिर वो रेंटल इनकम हो सकता है। आप इंश्योरेंस एजेंसी में काम करें तो आपका रिन्यूअल इनकम हो सकता है दशरथ जी। आपका रिन्यूअल इनकम कितना है, आपका रेंटल इनकम कितना है? आपने ऐसा कोई बिजनेस करके रखा हुआ है, बिजनेस में आपने स्लीपिंग पार्टनर है, आपने इन्वेस्टिंग पार्टनर है, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस ऑटोमेटिक चल रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है? क्या ऐसा कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपने जनरेट किया के रखा हुआ है कि आपके मेहनत के बगैर भी पैसा आ रहा है? और मेरा मानना है एज अ बिजनेस ओनर आपके पास कम से कम 10 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कम से कम 10 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। मैं कल बताऊंगा वो भी कि मेरे पास ऐसे कौन से सोर्स ऑफ इनकम है। तो चैट बॉक्स टाइप कीजिए, क्या आपके पास ऐसे कुछ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है? विनोद जी बोल रहा है यस, 50,000 का मेरा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। फिर वो रेंटल इनकम हो सकता है, फिर वो कमीशन इनकम हो सकता है, फिर वो रिन्यूअल इनकम हो सकता है, फिर वो डिविडेंड इनकम हो सकता है। शेयर मार्केट में मैंने सर ऐसा पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है कि जिसका मेरा डिविडेंड से मेरा घर चलता है। स्पेशली अगर मेरा बात करूं तो डिविडेंड इनकम आपके पास है। मुझे कुछ ऐसा पेंशन आ रहा है, जैसे सोनाली एक्स एक्स आर्मी है, तो उनको बहुत अच्छा पेंशन आ रहा होगा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको रिन्यूअल पेंशन आ रहा होगा। तो ये एक तरह का पैसिव इनकम सोर्स हो गया आपका। तो क्या आपका, आपके कंपनी का, आप और कंपनी अगर एक ही है तो आपके पास कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है? सुनीता जी वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक। और यही आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है तो लिखिए कितना है, नहीं है तो नो लिखिए, क्योंकि अभी तक हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में। अभी सोचना चालू करेंगे तो हम बनेगा। और ऐसे कई सारे, मैं बोल सकता हूं ना, आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को ध्यान में रखते हुए कई सारे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं कल आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं जो काम कर रहे हैं उसी के साथ में। मैंने कैसे किए हैं, मैं वो कुछ नहीं बताऊंगा कैसे कर सकते, लेकिन मैंने कैसे किए हैं। मुझे कम से कम 10 से 12 जगह से अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम कैसे आ रहा है। कितने लोग सीखना चाहेंगे? चार पांच टाइप करेंगे यस। वेरी गुड। तो आपका करंट पैसिव इनकम सोर्स क्या है, कुछ आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड, कल हम सीखेंगे ये। ओके। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, राइट साइड में आपको अभी देखना है आपके पास नंबर ऑफ पास्ट क्लाइंट्स कितने हैं, पिछले साल तक आपके पूरे क्लाइंट्स कितने थे, कितने क्लाइंट्स है आपके अभी तक, कस्टमर बेस कितना है आपका। चैट बॉक्स टाइप करेंगे आपका कस्टमर बेस कितना है, आपका कस्टमर बेस कितना है अभी तक का, आपका कस्टमर बेस कितना है अभी तक का, कितने कस्टमर को आप सर्व कर रहे हैं, कितने फैमिलीज को आप सर्व कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, 305 है प्रवीण जी, वेरी गुड। नरेश जी के पास 80 है, वेरी गुड। 100 कस्टमर्स है विनोद जी हमारे पास, वेरी गुड। 2000 राजकुमार जी के पास है, वेरी गुड वेरी गुड। रमेश जी के पास 1000 है, वेरी गुड। 1000 से भी ज्यादा है रमेश गुसाई जी के पास, वेरी गुड। दीपक शिवाली जी के पास 1400 है, वेरी गुड। अखिलेश जी के पास 1200 है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जगह जी के पास 600 है, वेरी गुड। 40 है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको लिखना है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं आपके पास। यस। अच्छा, अभी आपको नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि लास्ट ईयर में आपने कितने नए क्लाइंट को जोड़ा, मतलब नंबर ऑफ लाइव्स आपके कितने थे कल लास्ट ईयर में, नए फैमिलीज को आपने कितने फैमिलीज को जोड़ा आपके साथ में, मतलब नए क्लाइंट्स कितने पूरे साल भर में, एक साल के अंदर। अभी हमने लाइफ मतलब अभी तक के लिखे, एक साल के। जोकुला जी के 100 है, वेरी गुड। आपने लास्ट ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने कस्टमर्स आपके बड़े, 57 है रविंद्र जी के, वेरी गुड। 4 साल में 120 है। एक साल में कितने हैं लास्ट वन फाइनेंशियल ईयर में? 64 है रमेश जी, वेरी गुड। 55 जोड़े विजय जी ने, वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड। तो आपको लिखना है करंट आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना किया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल अभी आपको पूछा गया है कि आपकी करंट टीम स्ट्रेंथ कितनी है। आपके पास स्टाफ है तो स्टाफ कितने हैं आपके पास, अगर एडवाइजर मॉडल पे आप काम करें तो आपके पास कितने एडवाइजर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं। टी स्टाफ अगर है तो एस और कितने काउंट लिखिए, अगर आपके पास एडवाइजर है तो ये यानी आपका काउंट लिखिए। वेरी गुड सतीश जी, 224 है और लास्ट ईयर में 20 नए लोगों को जोड़ा। जगह जी आपके पास अगर अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो डालिए। अगर स्टाफ है तो एस,
लिखेंगे और ये लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, फिगर लिखेंगे, और अगर आपके पास एडवाइजर्स है तो ए लिखेंगे और फिगर लिखेंगे, तो मुझे समझ में आएगा स्टाफ है या एडवाइजर्स है। दो स्टाफ है सुधीर जी के पास, वेरी गुड। नरेश जी के पास एक स्टाफ है, वेरी गुड। संतोष जी के पास एक स्टाफ है, वेरी गुड। विनोद जी के पास दो स्टाफ है, वेरी गुड। सतीश जी के पास एक स्टाफ है, वेरी गुड, वेरी गुड। नो स्टाफ, नो एडवाइजर, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं रविंद्र जी, हम करेंगे इसके ऊपर काम। नो स्टाफ हरीश जी के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारा काम अभी फिलहाल हम P2P हम ही है, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रिंस हमारा क्या बोल सकते हैं प्यून तक, सारा काम हम ही कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं और कुछ लोगों के पास कुछ स्टाफ भी है, कुछ लोगों के पास स्टाफ नहीं है। तो करंट स्ट्रेंथ लिखा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ फौज है तो मौज है। अगर आपके पास फौज है तो ही बड़ा काम किया जा सकता है, बड़ा लेवल पे हम काम कर सकते हैं, और इस पोजीशन से आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कैसा। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। ये सब सोचने से आपको समझ में आ रहा है क्या आप बिजनेस कर रहे हैं सही में, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो क्या बिजनेस है? क्योंकि मेरा बिजनेस का डेफिनेशन बहुत क्लियर है। बिजनेस इज एन कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस इज एन कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स विदाउट यू। लिख लीजिए आपके बुक में। जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ही नया वर्ड रहेगा, बाकी सब लोग तो मुझे रेगुलर सुन रहे होंगे। बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस इज एन कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस शुड बी कमर्शियल, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कम से कम ये दो पैरामीटर, बिजनेस इज एन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड पैरामीटर भी है, बिजनेस अगर आपके बगैर चल रहा है तो उसी को बिजनेस कहा जाएगा। अगर बिजनेस आपके बगैर नहीं चल सकता है, बिजनेस आपके बगैर रह ही नहीं सकता है, तो वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप है। वहां पे आप फंसे हुए हैं, रैट रेस में आप फंसे हुए हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, मालूम नहीं बिजनेस कहाँ पे पहुंचाएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप है। ओके, नेक्स्ट आपके भी आपको सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज के डेट में आपके हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं? आपके हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं? ओके, नंबर ऑफ रियली रियली हैप्पी क्लाइंट्स टिल डेट। हैप्पी क्लाइंट्स का मतलब होता है जो बिजनेस आपको कम से कम रिपीट बिजनेस मिनिमम वन टाइम उसने दिया है, मतलब एक बार पॉलिसी लिया, फिर से उसने आपसे साथ नया पॉलिसी लिया। ऐसे क्लाइंट आपके पास कितने हैं? चैट बॉक्स टाइप करेंगे यस, कितने आपके पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं? नरेश जी बोल रहे हैं 10 क्लाइंट ऐसे कि जो मेरे साथ रिपीट बिजनेस करते हैं, वेरी गुड। आप जरा सोचिए टोटल क्लाइंट्स आपके कितने हैं, उसमें से कितने लोग आपको रिपीट बिजनेस दे रहे हैं? वेरी गुड। पूरे लाइफ स्पैन में 200 क्लाइंट है हमारे पास जो रिपीट बिजनेस देते हैं। विनोद जी बोल रहे हैं 60 क्लाइंट जो है मेरे पास रिपीट बिजनेस दे रहे हैं, जिन्होंने कम से कम एक से बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार बिजनेस दिया हुआ है। ओके, मिनिमम में 2 बार दिया है। हरीश जी बोल रहे हैं एक भी कस्टमर मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो रिपीट बिजनेस मुझे देता है। यस, चैट बॉक्स से सब लोग टाइप करेंगे 50 कस्टमर मेरे पास ऐसे है जिन्होंने मुझे रिपीट बिजनेस दिया है। ओके, अभी आपको नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि लास्ट ईयर में आपने जो बिजनेस किया, लास्ट ईयर में आपने जो भी पॉलिसी बेची, उसमें से ऐसे कितने कस्टमर्स आपके थे जो जिसने रिपीट बिजनेस दिया? क्योंकि हमारी कंपनी के आंकड़े ऐसे कहते हैं कि आपके पास हर साल मिनिमम 30% बिजनेस रिपीट बिजनेस से आना चाहिए। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, विदाउट एफर्टलेसली काम करना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस में कम से कम 30% का बिजनेस जो है रिपीट बिजनेस आना चाहिए, रेफरल बिजनेस आना चाहिए। अगर आपके बिजनेस में एक बेंचमार्क है, एक 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 लेवल है, 30% बिजनेस अगर आपका रिपीट और रेफरल से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत चैलेंज में चल रहे हैं। हर बार आपको हंटिंग करना पड़ रहा है, हर बार आपको शिकार के लिए बाहर भागना पड़ता है। तो आपने लास्ट ईयर आपके हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं? लास्ट ईयर आपके हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं? पिछले साल आपके हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं जो आपको रिपीट बिजनेस दिए हैं? फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मैंने 100 पॉलिसी बेची, उसमें से कितने कस्टमर है कि जो आपको रिपीट वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ लिया है, नया पॉलिसी और एक लिया, ऐसे कितने हैं? बहुत जरूरी है फिगर, क्योंकि अगर आपके पास जीरो रिपीट क्लाइंट है, इसका मतलब आपको आपको हर बार भागना ही पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, भागना पड़ता है। और आज तो भाग सकते हैं लेकिन शायद भविष्य में आप भाग नहीं पाएंगे, है ना? जितने मेहनत आज कर रहे हैं केडी जी, उतनी मेहनत आप कल शायद नहीं कर पाएंगे, अगले कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझ बनाना पड़ेगा कि हम रेपेट और रेफरल कैसे कर सकते हैं। और इससे ये भी समझ में आता है कि आप पॉलिसी बेचने में तो शायद ठीक ठाक है, बेच बेच पा रहे हैं, लेकिन आपको कस्टमर को सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका सर्विसिंग अच्छा नहीं है, कस्टमर को सर्विस अच्छा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर आपको रिपीट बिजनेस नहीं देना चाहता है, रेफरल बिजनेस नहीं देना चाहता है। अलग अलग पहलू आपको यहाँ से समझने को मिलेंगे, ये फॉर्म आप फिल करेंगे तो।
आपको ये आईना है। अगर आपके पास रिपीट बिजनेस अच्छा आ रहा है, इसका मतलब आपका आपका जो है कस्टमर सर्विस, पॉलिसी सर्विसिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर आपका बिजनेस, सारा का सारा बिजनेस रिपीट से ही आ रहा है, ये भी बहुत डेंजर है। ये भी बहुत ज्यादा डेंजर है। मैंने कई से लोगों को देखा है कि उनका सारा काम रिपीट रेफरल से ही चलता है, और वो बहुत मुझे आते तो मेरे पास एकदम गर्व से बोलते हैं, सर मैं, मुझे कोई नए लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे नया बिजनेस आता नहीं है, लेकिन पुराने बिजनेस से ही मैं बिजनेस करता हूँ, और मेरा 90% बिजनेस पुराने कस्टमर से आता है। कितने लोग ऐसे हैं? 90% बिजनेस पुराने कस्टमर से आता है। ये भी बहुत डेंजर बात है। अगर आपका 30 to 40% से ज्यादा बिजनेस अगर रिपीट से आ रहा है, इसका मतलब है आपका नए बिजनेस के लिए आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप मार्केटिंग रेगुलर नहीं कर रहे हैं। समझ रहे बात को? अगर आपका 40%, 50%, 60, 70, 80% का बिजनेस अगर रिपीट से ही आता है, इसका मतलब है आपका नया सोर्स बंद हो चुका है। आप अभी भी वो पुराने लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, जगीश जी। और ये लोग आपको बड़ा काम कभी करने नहीं देंगे। अगर आपका बिजनेस 50% से ज्यादा, 30% से ज्यादा रिपीट बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, पुराने कस्टमर के ऊपर ही निर्भर आप है, तो आप बड़ा काम कभी नहीं कर सकते हैं। आप एमडीआरटी से सीओटी तक कभी नहीं पहुंच सकते, टीओटी तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। आप हो सकता है जो लास्ट ईयर काम किया था उससे पीछे ही आप रहेंगे, उससे बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे, अगर आपका सारा बिजनेस रिपीट एंड रेफरल से आ रहा है। मुझे जरा बताइए कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनका 40% से ज्यादा बिजनेस रिपीट से आता है? 50% से ज्यादा, चलो 50% का फिगर लेके चलेंगे। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका 50% से ज्यादा बिजनेस रिपीट से आता है? बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बिजनेस कहाँ पे रुका हुआ है, कहाँ पे हम क्या गलतियां कर रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ रिपीट बिजनेस नहीं लेने का है, हरीश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस रिपीट नहीं, बिजनेस रिपीट ही होना चाहिए। आज मेरे पास लगभग 30-35% बिजनेस जो होता है रिपीट बिजनेस ही होता है, अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग में होता है, क्योंकि मेरा काम पूरा का पूरा वन प्रॉब्लम वन मार्केट वन मेथड वन मिशन पे कर रहा है। मेरे सारे लगभग 80% कस्टमर जो है मेरे एक 10 किलोमीटर रेडियस में ही है। तो मेरा रिपीट बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मैं कभी भी 40% से ज्यादा जाने नहीं देता हूँ। इसका मतलब है मेरा नया बिजनेस के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और ये आ गया तो ये आपका धोखे का घंटा है, कि आपको रेड बोलते हैं ना, रेड अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर आप अभी पूरा का पूरा रिन्यूअल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो नेक्स्ट चीज के ऊपर हम बढ़ेंगे। इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करेंगे तो ही क्लैरिटी आएगी कि इसको किससे, इससे बाहर कैसे निकलेंगे। अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं किया, अब बिजनेस का ऑडिट ही नहीं किया दोस्तों, इसके लिए लोग मुझे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं, पे करते हैं। इसके लिए ये जो भी मैं कस्टमर के साथ लेके जाता हूँ, मेरे कस्टमर के साथ, कुछ लोग बोलते हैं ना सर आप कस्टमर के साथ क्या बात करते हैं, मैं कस्टमर के साथ यही बात करता हूँ, उनके बिजनेस को बढ़ाने का मैं बात करता हूँ। और आप जरा सोचिए, ये एक्टिविटी अगर आपने आपके कस्टमर के साथ किया, जो बड़े बड़े एचएनआई कस्टमर, लोग बोलते हैं सर मेरे पास एचएनआई कस्टमर ही नहीं है, कुछ मत कीजिए, एचएनआई कस्टमर के पास जाके ये फॉर्म उनको एक्सप्लेन कीजिए, क्या सही में सर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या सर बिजनेस में सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या सर बिजनेस में आप ये कर रहे हैं, क्या बिजनेस में सर आपके पास हैप्पी कस्टमर है, क्या बिजनेस में आपके पास आपका मंथली टर्नओवर आपको पता है, ईयरली टर्नओवर आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपने कुछ बनाया है। ये सारा बात करो कस्टमर के साथ। और बिजनेस ओनर को, कस्टमर को यही चाहता है। कितने लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करेंगे? आपके जो बड़े बड़े कस्टमर्स है ना, वो ये नहीं चाहते कि मुझे पॉलिसी के बारे में बताओ, कंपनी के बारे में बताओ, उसको चाहिए कि आपका फायदा मेरे बिजनेस ग्रोथ के लिए कैसे होगा। संतोष जी, आपको ये सीखने का पर्पज यही है कि पहले तो आपके बिजनेस को इस्तेमाल करना ही है, लेकिन यही सारी चीजें आप आपके कस्टमर के साथ भी अगर आप शेयर करेंगे, कस्टमर को इसके ऊपर अगर वैल्यू ऐड करेंगे, कस्टमर को बिजनेस का आईना दिखाने के लिए हेल्प करेंगे, कस्टमर ने अगर पैसा इनकम बनाना चालू किया, प्रॉफिट बनाना चालू किया, कस्टमर ने अगर इस तरह से काम करना चालू किया और प्रॉफिट हुआ, तो किसको देगा भैया? आपको ही तो देगा, और किसको देगा? इन अगर उसका पैसा बचता ही नहीं है, आपने उसको पैसे बचाने के लिए अगर हेल्प किया, तो किसके पास जाएगा पैसा? वो आपके पास जाएगा ना, क्योंकि आपने उसको गाइड किया है। तो दोस्तों, इसके लिए लोग मुझे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज मुझे पे करते हैं, और आपको भी कर सकते हैं। आपने अगर आपने खुद, हाँ फिर से बताना चाहूंगा, सिर्फ ज्ञान लेके उसके पास मत जाइए, पहले खुद इंप्लीमेंट कीजिए, और इंप्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट देखिए,
और अगर आपको रिजल्ट सही लगा तो फिर आपके कस्टमर के पास लेके जाइए। हर बिजनेस ओनर को इसकी जरूरत है। कितने लोग एग्री करते हैं? अभी तक हमने जो भी देखा इससे आपको समझ में आ रहा है हर बिजनेस ओनर की इसकी जरूरत है। हर बिजनेस ओनर के जीवन में ये चैलेंज है। उसको पता ही नहीं है मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको पता ही नहीं मेरे पास स्टाफ कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसको पता ही नहीं मेरे पास नए कस्टमर कितने आ रहे हैं, उसको पता ही नहीं है मेरे पास हैप्पी कस्टमर कितने हैं, उसको पता ही नहीं है उसके मेरे पास इस साल में मेरा रिपीट बिजनेस कितना आया, नया बिजनेस कितना आया। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट को आप नाप नहीं पा रहे, अगर आपके बिजनेस के मार्केटिंग को आप नाप नहीं पा रहे, अगर आप आपके काम को नाप नहीं पा रहे, तो उस चीज को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये आप नापिए, कस्टमर को भी ये सिखाइए। और दोस्तों कस्टमर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखिए इस बात को। और आप एक्सपर्ट बन गए ना, इसके लिए भी चार्ज देगा। मैं बोला ना आपको, कल मैं बताऊंगा अलग अलग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप इसके ऊपर एक्सपर्ट बन गए, आपने अगर आपकी एजेंसी को बिजनेस की नजर से देखना चालू किया और कस्टमर को ये सिखाना चालू किया, दोस्तों कस्टमर आपको इसके लिए चार्ज देंगे, इसके लिए आपको फीस देंगे। क्योंकि ये कोई नहीं बताता है। हर इंश्योरेंस एडवाइजर जो आता है ना, पॉलिसी बेचो यही बता रहा है। इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए किसी को कंसर्न नहीं है। उसको बिजनेस ग्रो करने के लिए माइंडसेट के ऊपर क्या काम करना चाहिए कोई नहीं सिखा रहा है। आप सीखिए, आप करिए और आप सिखाइए। कितने लोग सीखना चाहेंगे और कितने लोग करना चाहेंगे इसके ऊपर काम? ठीक है दोस्तों, काम करने का तरीका अलग तरीके से काम करेंगे तो ही कुछ अलग रिजल्ट आएंगे। एमडीआरटी सीओटी टीओटी कैसे हो रहा है, इतने कस्टमर आपके पास कैसे आते हैं, सामने से कस्टमर क्यों आ रहे हैं, ऑफिस में बैठ के पॉलिसी क्यों बेचा जाता है, कि दोस्तों ये सारा चीज के पीछे का रीजन है। लोग मेरे पास आने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं, लोग आपसे ही सुनने के लिए मजबूर क्यों हो जाने चाहिए, क्योंकि बाकी सारे एडवाइजर पॉलिसी बेच सकते हैं, लेकिन आप उसके बिजनेस के चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बिजनेस के चैलेंज को आप सॉल्व कर रहे हैं। और वही लोग आपके साथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि इस गहराई से, रविंद्र जी इतने गहराई से किसी एडवाइजर ने उसके साथ बात ही नहीं किया है। जो भी आया वो बोलता है पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। अरे उसको पॉलिसी चाहिए ही नहीं आपकी। ओके, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ेंगे। आपके लिए भी क्यों जरूरी है? कुछ लोग बोलेंगे सर ये हमें क्या करना है, हमें तो पॉलिसी बेचने का सिखाओ ना बाबा। अरे ये पॉलिसी बेचने का ही रास्ता है, शुरुआत यही से होगा और फिर बड़े पॉलिसी बिकेंगे। ओके, यस। 24 लाख का जो मेरा प्रीमियम मिला है दोस्तों, ये इसी जर्नी से मिला हुआ है। आज भी उसके पास मैं जाता हूं तो ये बिजनेस का आईना उसको दिखाता हूँ, बिजनेस के पहलू को दिखाता हूँ, उसको मार्केटिंग में आप क्या गलती कर रहे हो वो मैं सिखाता हूँ। यस दोस्तों, 24 लाख का ईयरली प्रीमियम है दोस्तों। देखो वो क्यों देगा 24 लाख का प्रीमियम? क्यों रिबेट मांगेगा वो? मांगेगा क्या रिपोर्ट? उसको मैंने लाखों रुपए का अगर उसको फायदा करके दिया है, वो रिबेट मांगेगा मुझसे? कुछ लोग बोलते हैं रिबेट मांगता है, क्योंकि आप उसको बेचने वाले दिखते हैं, सेल्समैन दिखते हैं, आपकी लायकात नहीं दिखती है उतनी। आप जरा सोचिए, 24 लाख का प्रीमियम है। 24 लाख के प्रीमियम का मतलब होता है लगभग, यस यस, लगभग लगभग दोस्तों 3 से 3.5 लाख रुपया उससे अगर मैंने कमाया, क्या उसको उसको आपको आप उतने कैपेबल है या उतने आपकी लायकात है कि 3 लाख रुपया आपको मिलना चाहिए आधा घंटा प्रेजेंटेशन देने के बाद में? कस्टमर को नहीं दिखता है, कस्टमर को ये फील नहीं होता है। कस्टमर लगता है इसको 3 लाख नहीं मिलना चाहिए, उसको 30,000 मिला तो भी बहुत हो गया, इसलिए वो आपसे रिबेट मांगता है। लेकिन ये जब भी वैल्यू ऐड मैं उसको करूंगा ना, तो उसको समझ में आता है दया भाई ने में तो मेरा लाखों रुपए का फायदा करके दिया है, 3 लाख उसको मिलना ही चाहिए। क्योंकि दया भाई अगर 3 लाख लेगा तो बार बार मेरे पास आएगा और ऐसी चीजें मेरे साथ शेयर करेगा। मनी मैनेजमेंट, लास्ट वीक में हमने जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात किया था, ये चीजें शेयर करता है दया भाई। बाकी सारे एडवाइजर आते हैं एलआईसी ले लो, एलआईसी ले लो, एलआईसी ले लो करते हैं। दया भाई कभी नहीं बोलता एलआईसी ले लो, कभी नहीं बोलता इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों ये आपका अलग इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, यस। आपके लिए पहले तो खुद करो, उसके बाद दुनिया को सिखाओ। या उसके बाद में आता है एज पर मी, व्हाट पॉजिटिव क्वालिटीज इन माय कंपनी नोन फॉर टुडे। अभी आपको सोचना है, जो हम बोलते हैं बार बार इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि आज अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज है, मेरे कंपनी के पास कौन सी ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज है जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास पॉजिटिव है उसको और बढ़ाना है, जिसमें आप एक्सपर्ट है, जिसमें आप स्ट्रांग है, उसको आप और स्ट्रांग करना है। तो जरा मुझे बताइए, आपके अंदर ऐसी कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज है, आपके पास ऐसी कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज है जिसके कारण आज आज आप यहां तक पहुंचे हैं, जहां पे भी पहुंचे हैं, जो भी लेवल पे आज आप है,
जिस भी अचीवमेंट के ऊपर आज आप है, यहाँ पे पहुंचने के लिए आपके एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंसान, एज अ पर्सन, आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज कौन सी है? जैसे मेरा पॉजिटिव क्वालिटी क्या है, मैं वन प्रॉब्लम वन मार्केट वन मेथड मिशन पे काम करता हूँ। मैं कस्टमर को पॉलिसी पैसा कमाने के लिए भी सिखाता हूँ, पैसे को बचाने के लिए भी सिखाता हूँ, पैसे को बढ़ाने के लिए भी सिखा सकता हूँ। रमेश जी बोल रहे मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, मेरा सर्विसिंग अच्छा है, 100%, ये भी आपका पॉजिटिव क्वालिटी हो सकता है। लिखिए, ऐसे कम से कम 5 पॉजिटिव क्वालिटीज आपको सोचना है आपके बारे में। मूव अहेड एंड लर्निंग फॉर ग्रोथ, हरीश जी बोल रहे हैं मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए मैं लर्निंग करते रहता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव क्वालिटी है। ऐसे 5 क्वालिटीज आपको लिखने हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मेरा अच्छा है, फाइनेंशियल पिरामिड कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम करता हूँ संतोष जी, यस। मैं कोई पॉलिसी बेचने का बात नहीं करता हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ कि फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है और फाइनेंशियल पिरामिड के ऊपर क्यों करना जरूरी है। तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तो ये बताते ही नहीं है। अच्छा, ऐसे 5 क्वालिटीज आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 5 क्वालिटीज आपको लिखनी है। फटाफट लिखिए, चैट बॉक्स टाइप कीजिए, आपका पॉजिटिव क्वालिटी कौन सा है? आपकी पॉजिटिव क्वालिटी, एजुकेट एंड मोटिवेट फॉर सेविंग। एक एक दो दो नहीं, मुझे 5 चाहिए, 5 चाहिए। ऐसी 5 क्वालिटीज आपके अंदर कौन सी है कि जो आपको यहां तक लेके जाने के लिए आपने हेल्प किया? यस। मैं बहुत कंसिस्टेंट हूं, ये मेरी पॉजिटिव क्वालिटी है। मैं ऑटो पायलट पे बिजनेस रन करना पसंद करता हूं और सिखाना भी पसंद करता हूं, ये मेरी क्वालिटी है। मैं माइंड पावर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। मेरे सक्सेस में 80% रोल माइंडसेट का, ये मेरा विश्वास है। और मेरा मानना है कि आपके भी सक्सेस में 80% रोल है। जो मैं मानता हूं वो मैं आपको लोगों को सिखाता हूं, ये मेरी पॉलिटी है। अच्छा, मैं ईटीआर को मानता हूं। जो चीज मैं खुद करूंगा वही चीज मैं सिखाऊंगा। मेरे कस्टमर को भी मैं वही चीजें सिखाता हूं जो मैं खुद करता हूं। आपको भी मैं वही चीजें सिखाता हूं जो मैं खुद करता हूं। तो ये मेरी पॉजिटिव क्वालिटी है। बहुत सारे लोग ट्रेनर के पास जाते हैं तो ट्रेनर के पास, उसके पास क्या देखने को मिलता है? ट्रेनर के पास जाने के बाद वो भी पढ़ रहा है और सिखा रहा है। लेकिन लोग मेरे साथ क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है दया वेकर जो भी बोलता है वो खुद करता है, खुद किया है। तो ये मेरी पॉजिटिव क्वालिटी है, मेरे कस्टमर को भी अच्छा लगता है। बाकी एलआईसी एजेंट जाते हैं, बहुत बार इंश्योरेंस एजेंट जाते हैं, खुद का पॉलिसी नहीं है, और कस्टमर को बोलते हैं आपके पास लाखों का पीएम होना चाहिए और करोड़ों का पीएम होना चाहिए, नहीं लेंगे। यस। मैं कस्टमर को भी वही सजेस्ट करता हूं जो मैं खुद करता हूं। कस्टमर को मार्केटिंग सेल्स में वही सिखाता हूं जो मैं खुद करता हूं। लिखिए, आपका मैंने बातों बातों में कितनी क्वालिटी बता दी मेरी। ओके। यस। मैं दिखावे पे भरोसा नहीं करता हूं। मनी मनी मैनेजमेंट में मैंने आपको दिखाया, आप दिखना चाहते हैं या बिकना, आप बनना चाहते हैं। आप पैसे वाले दिखना चाहते हैं या बनना चाहते हैं? मैं कस्टमर को भी सिखाता हूं, कभी भी आपको पैसे का दिखाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऑनेस्टी के साथ आप काम करते हैं केडी जी, वेरी गुड, ये आपका पॉजिटिव क्वालिटी हो गया। लिखो, ऐसे 5 क्वालिटीज आपको लिखने हैं वहां पे, उस पेपर पे। वेरी गुड। दोस्तों, वो लोग बोलते हैं सर हम तो एजेंसी चलाते हैं, ये सब क्या करने का? वेरी गुड सतीश जी, बहुत शानदार। ओके। वेरी गुड। मेरा नेचर लोगों को हेल्प करने का है, वो भी आपका हो सकता है। हो सकता है, मेरा मेरा नहीं नेचर ज्यादा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं बहुत हेल्प करता हूँ, बहुत हेल्प करता हूँ लोगों को, ये भी आपका हो सकता है, हेल्पिंग नेचर है आपका बहुत ज्यादा। ओके। लिखिए। ओके। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, व्हाट इज माय कंपनीज यूएसपी? अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का यूएसपी क्या है? स्पेशलिटी क्या है आपकी? आपकी स्पेशलिटी क्या है? क्यों लोग एलआईसी लेना है तो आपसे ही ले? क्यों लोग इन्वेस्टमेंट आपसे ही करें? हरीश जी, आपकी कंपनी का यूएसपी क्या है? आज अगर ग्रोरिच का यूएसपी क्या है? हम रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है। वन, सबसे यूएसपी, सबसे बड़ा यूएसपी जो कोई नहीं करता है। हम कस्टमर को कभी बोलते ही नहीं कि मैं किसी कंपनी के साथ आया हूं। मेरा यूएसपी, वी आर द रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट। दूसरा यूएसपी मेरा है कि मैं सिर्फ 10 किलोमीटर रेडियस में हम काम करते हैं। तीसरा यूएसपी हमारा यह है कि हमारे लिए, आपके लिए पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बना के रखा हुआ है। सर्विसिंग के लिए दया वैकर भी अगर कल नहीं रहेगा तो भी आपको सर्विसिंग मिलेगा, क्योंकि उसका पूरा सेटअप हमने बना के रखा हुआ है। आपकी सेवा में कम से कम मेरे पास जो है 5 से 6 लोगों का टीम है जो आपकी सेवा में लगा हुआ है, ये मेरा यूएसपी है भैया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस को ग्रो कैसा करना, पैसे के सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करना, ये भी मैं आपको सिखाता हूं, ये मेरा यूएसपी है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो सिस्टम्स की जरूरत होती है वो सिस्टम मैं आपको दे सकता हूं, मेरे कस्टमर का मैं बात कर रहा हूं। तो ये मेरा यूएसपी है। कमांडो का बात किया जाए, कमांडो बिजनेस मेरा है, उसका भी मेरा यूएसपी है ना? जो बाकी सारे लोग ट्रेनर जो सिखाते हैं वो मैं नहीं सिखाता हूँ। मेरा पर्पज एक ही है कि मैं बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे लेके जा सकता हूँ, यही मैं लोगों को सिखाता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा, बाकी दुनिया से ट्रेनिंग से मेरा तो ट्रेनिंग थोड़ा सा अलग है।
अच्छा, मैं ईटीआर के ऊपर विश्वास करता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ वही मैं सिखाता हूँ, ये मेरा यूएसपी है। आपने मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर देखे होंगे, जो ट्रेनर क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं फिर आपको सिखाते हैं। ओके, उन्होंने कभी पॉलिसी शायद बेचा भी नहीं है, कभी रिक्रूटमेंट किया भी नहीं है, और आपको पॉलिसी कैसा बेचना ही सिखा रहा है। मैं नहीं कहता हूँ सही या गलत है, यह आपका आपका कॉल है। मैंने जो किया नहीं मैं कैसे सिखा सकता हूँ, और सिखाया तो भी क्या अंदर से वो आएगा। यूएसपी का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, आपके अंदर यूनिकनेस क्या है, आपके अंदर यूनिकनेस क्या है। जिसने कभी बेचा नहीं वो कैसा बेचने को सिखाएगा आपको भैया। और बेचा भी अगर सिखाया भी तो पढ़ा लिखा ही होगा ना, किसी बुक में पढ़ा है और आपको सिखा रहा है, किसी ट्रेनर को सुना और आपको सिखा रहा है। तो आपको भी दोस्तों ईटीआर, सब लोग टाइप करेंगे चार बॉक्स ईटीआर, और ये सब जगह पे काम करता है भैया। कुछ लोग बोलते हैं सर, अब कुछ लोग तो इतने सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फिर भी वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, और आप पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, लगभग 6,000 से ज्यादा कमांडोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेड कम्युनिटी में जुड़े, ऐसा क्यों हो रहा है? कि दोस्तों मैं ऐसा कुछ चीज नहीं सिखाता जो मैं नहीं करता। मेरा कल मॉर्निंग करना चाहिए, सब लोग सिखाते हैं, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, माइंड क्या मेडिटेशन करो, ये करो, लेकिन करने वाले कितने लोग हैं भाई? करने वाले कितने ट्रेनर है? ऐसे कितने ट्रेनर आपने देखे कि जो खुद रेगुलर करते हैं? यही तो रियलिटी है। ओके, तो आपका यूएसपी क्या है? आपको भी ऐसे ही बनना है, कस्टमर को वही सिखाना है, कस्टमर से वही बात करनी है जो आप खुद करते हैं। आपको बड़ा पॉलिसी चाहिए तो आपको बड़ा पॉलिसी लेना पड़ेगा। आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपके हिसाब से बड़ा लीजिए, ओके, आपके आपके बजट से बड़ा लीजिए। ओके, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आप करवाना चाहते हैं। आपका ही विश्वास नहीं है, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और दुनिया को आप सिखा रहे हैं, वो लेगा क्या? कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मेरा पहला सवाल होता है क्या आपने लिया? कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा बड़ा पॉलिसी बिकता नहीं है। क्या आपने बड़ा पॉलिसी लिया? नहीं लिया तो कैसा बिकेगा? कैसा बिकेगा? बहुत सारे मेरे पास लीडर्स आते हैं, सर मैं लीडरशिप मॉडल में काम कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट में काम कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट कर नहीं पाता हूँ, किया तो फिर भी लोग काम नहीं करते हैं। मेरा पहला सवाल होता है क्या आपने सेल किया कभी? आपने सेल किया कभी? नहीं किया ना, तो फिर आपको नहीं नहीं कर पाएंगे वो भी। या बहुत मेहनत लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फॉलोअप करना पड़ेगा, पीछे लगना पड़ेगा। अगर आपने खुद ने किया है ना तो लोग आपको देख के करेंगे। तो आपका यूएसपी क्या है? व्हाट इज योर यूएसपी? ओके, यस, आपका यूएसपी क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का यूएसपी क्या है? लिखिए, वन प्रॉब्लम वन मार्केट वन मेथड में सारे यूएसपी आपके आ गए, क्योंकि ये कोई नहीं काम कर रहा है। ये आपका एक एक्सपर्टी बन सकता है, एक स्पेशलिटी बन सकता है। उसके बाद में आता है, एज पर मी, व्हाट नेगेटिव क्वालिटीज इन माय कंपनी। आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज कौन सी है? चार बॉक्स टाइप कीजिए फटाफट, आपका नेगेटिव क्वालिटी कौन सा है? आपको क्या लगता है किसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? आपका नेगेटिव क्वालिटी कौन सा है? बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज्यादा थॉट करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, ओके, करते ही नहीं है, सिर्फ सोचते ही रहते हैं। ओके, नेगेटिव क्वालिटी, बहुत ज्यादा ज्ञान लेके बैठते हैं, ये हमारा नेगेटिव क्वालिटी है। सर एक्शन ही नहीं लेते हैं, सर कंसिस्टेंट ही नहीं है, सर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने आप को। ओके, एक चीज के ऊपर हम बने नहीं रह पाते हैं, आज ये किया कल वो किया, कल वो किया कल वो किया, ऐसे करते करते जीवन भर नए नए सीखते बैठते हैं। तो नेगेटिव क्वालिटी आपके पास, एक्शन ही नहीं ले पाता हूँ। नॉलेज तो इतना दुनिया भर का पड़ा हुआ है कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी चला सकता हूँ, लेकिन एक्शन लेने की बारी आती है, एक्शन ही नहीं लेते, कंसिस्टेंसी लेने ले कर पाते हैं। और इसलिए वन प्रॉब्लम वन मार्केट वन मेथड वन मिशन होना चाहिए। आपको फोकस करके आपको काम करना है। अगर आपके पास 100 ऑप्शन है तो फिर आप कभी एक चीज के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। ओके, नेगेटिव क्वालिटी क्या है आपकी? सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, सर मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं है। काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। पहले पता तो है कि आपके पास नेगेटिव क्या है? पता भी है। सर स्टाफ को रख ही नहीं पाता है, स्टाफ को बना नहीं पाते हैं, स्टाफ को ट्रेन नहीं कर पाते हैं, रिजेक्शन का मुझे डर लगता है। ये भी मेरा नेगेटिव क्वालिटी है। अगर पता होगा तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। जरा लिखिए आपके आपके क्या है पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज। फिर देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ जैसे आपको आपकी अच्छाई मालूम होनी है, वैसे आपको आपकी नेगेटिविटी भी मालूम होनी जरूरी है। नो डाउट नेगेटिविटी का ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके हमें काम करना है। जैसे अगर मेरा बात करूं, एग्जांपल मैं हर बार बताता हूँ, अगर मेरा बात करूं तो मुझे लोगों के घर घर जाके पॉलिसी बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पहले से भी पसंद नहीं था। घर घर जाके लोगों को जाके बेचना मेरे लिए मुझे पसंद नहीं था। लेकिन आपको तो पता है इंश्योरेंस बेचना तो ऐसे ही बेचना पड़ता है। लेकिन फिर मैंने ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया।
कि मैंने सोचा नहीं, मुझे तो पता, मुझे तो पसंद नहीं है लोगों को घर घर जाके लोगों के पीछे बैठ के बेच 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 क्या बोलते हैं, बेचूगिरी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा फिर इतने बड़े कंपनी ओनर कैसे पॉलिसी बेच रहे हैं, या इतने सारे लोग जो है फॉर एग्जांपल एयरटेल अपना कार्ड बेचता है, क्रेडिट कार्ड वाला बेचता है, तो उसका ओनर थोड़ी बेचने के लिए आता है। और दोस्तों देखिए, अगर आपको पता होगा मेरी नेगेटिविटी क्वालिटी क्या है, तो उसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। उसके ऊपर मैंने काम करना चालू किया और ये सिस्टम डेवलप हो गया, जहां पे मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरी टीम बेच रही है, मेरा स्टाफ बेच रहा है, सारा काम मेरी टीम कर रही है। तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा पहले आपकी नेगेटिव क्वालिटीज क्या है। अगर सोचेंगे तो उसके रास्ते मिलेंगे, नहीं मिले तो कोच के साथ बैठो, मेरे साथ बैठिए और उसके ऊपर काम कीजिए। हर चीज का सोल्यूशन होता है। नेगेटिव चीज को अगर सुधार सकते तो अच्छी बात है, नहीं सुधार सकते तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। मैं बहुत आलसू किस्म का इंसान हूँ, मेरा ये भी एक नेगेटिव क्वालिटी है। मैं बहुत आलसू इंसान हूँ। मैं मेहनत कर मुझे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। गधा मेहनत करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मेहनत करने के लिए फिर मैंने टीम को रख दिया, अभी टीम मेहनत करे और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। तो नेगेटिव को भी आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, वेरी गुड। तो लिखिए आपके 5 नेगेटिव क्वालिटीज कौन सी है, चैट बॉक्स टाइप कीजिए यस, और कौन सी है लिखिए आप। आपकी नेगेटिव क्वालिटीज कौन सी है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। कुछ लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, फिजिकल चैलेंज होते हैं, एज ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, या वेट ज्यादा है। अभी हम सर फिजिकली काम नहीं कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी चीज को आप जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लो। आलस होता है राजू जी, यस, आपका नहीं सभी का चैलेंज है ये। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, सुधार सकते तो सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधार सकते तो इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डर लगता है, डर के आगे जीत है ना। बोला जाता है डर को अगर भगाना है तो डर को फेस करना पड़ेगा। ओके, किस चीज का डर लगता है। अच्छा, आपने देखो, डर ये चीज ऐसी है, मुझे लगता है सिर्फ इंसान को ही है। आपने कभी कुत्ते को नहीं देखा होगा कि कुत्ते को कुत्ते के सामने बात करने के लिए, कुत्ते के सामने भौंकने के लिए डर लगता है। तो आपको भी देखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ बॉम्बे वाले लोग हैं तो समझ पाएंगे। डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है। अगर आपने डर को फेस कर दिया तो आपको सीट मिलेगा, क्योंकि दादर के आगे सीट मिलने वाला है। नॉलेज की कमी है, नॉलेज लेना पड़ेगा। राजीव जी, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज की तो गंगा बह रही है, यूट्यूब के ऊपर बढ़ बढ़ के पड़ा हुआ है। तो नेगेटिव क्वालिटी कौन सी है, लिखना चालू कीजिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर बिजनेस को आपको ऑटो पायलट पे लेके जाना है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको जनरेट करना है, तो इसके ऊपर आपको गौर करना जरूरी है। आपके कंपनी के फिजिकल असेट्स क्या क्या है। देखो, मैं बहुत डीपली आज जा रहा हूँ। नॉर्मली इस टॉपिक के ऊपर मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ कभी भी, लेकिन आज बहुत डीप जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये होना चाहिए। यस, तो दोस्तों आपके कंपनी के आपके फिजिकल असेट्स क्या है। देखो, आपके पर्सनल असेट्स अलग है, आपके बिजनेस का असेट्स का मैं बात कर रहा हूँ। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वो अलग बात है। लेकिन आपके फिजिकल असेट, कंपनी के असेट्स का मैं बात कर रहा हूँ, आपके बिजनेस असेट्स का मैं बात कर रहा हूँ। कि क्या है आपके पास फिजिकल असेट्स, कभी इसके ऊपर गौर किया है। आपके पास फर्नीचर है, आपके पास लैपटॉप है, आपने बिजनेस के लिए मोबाइल लेके रखा हुआ है, कभी इसका हिसाब लगाया कितना है क्या है। चैट बॉक्स टाइप कीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास आपके बिजनेस के फिजिकल एसेट्स क्या है। इसका कभी हिसाब किताब ही नहीं रखा सर। क्यों जरूरी है, आगे चल के समझ में आएगा ये क्यों जरूरी है। सर क्या करने का हिसाब रख के, मालूम है ना सर, मुझे मेरा ही तो है, क्या करेंगे, ये इस जेब में रखा क्या, इस जेब में रखा क्या। दोस्तों, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यस, कोई फिजिकल असेट्स है भी। जब मुझे समझ में आता है कि यार मेरे पास 50 लाख के फिजिकल असेट्स है, मेरा ऑफिस का जो मेरा खुद का ऑफिस है उसकी कीमत इतनी सारी है, मैंने जो फर्नीचर बना के रखा है इसका कीमत इतना है, इसका डिप्रिशिएट इसका इतना हो रहा है, पिछले 10 सालों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे समझ में आता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आप एक रियलिटी में रहते हैं। तो आपका फिजिकल एसेट क्या है आपकी कंपनी का, जरा बताइए, आपके ऑफिस का फिजिकल एसेट क्या है आपके पास। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है आपका। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आपका पर्सनल लाइफ में भी आपके पास ये कैलकुलेशन होना बहुत ज्यादा, लैपटॉप है, मोबाइल है, हरी चीज। यस, देखो है वो लिखो। कम से कम आपको क्लैरिटी आएगा कि यस सही में अपने कंपनी की तरह उसको आप देख रहे हैं। कम से कम आपको ये फील आएगा, यस जैसे कंपनी के एक कंपनी होती है उसके कुछ फिजिकल एसेट्स होते हैं, वैसे मेरे भी कंपनी के कुछ, मेरा एक टेबल है, मेरा एक चेयर है, ये भी तो आपका फिजिकल एसेट हो सकता है, कंपनी का एसेट हो सकता है। मेरे पास ऑफिस ही नहीं है,
घर में बैठे हैं, लेकिन घर में आपके पास एक लैपटॉप है, एक टेबल है, एक बाकी सारा कुछ मटेरियल आपने रखा होगा, लिखिए ना बाबा। ओके। आपका बहुत बड़ा ऑफिस है तो उसमें फर्नीचर भी है, उसमें एसी है, उसमें क्या क्या आपने लगा के रखा हुआ है, सब कुछ लिखिए। आपने ऑफिस के लिए आपके पास टू व्हीलर है, मेरे ऑफिस के लिए 5 टू व्हीलर्स है। मेरे ऑफिस के लिए, ऑफिस का काम देखने के लिए ग्रोडिस ग्रुप को अगर बात किया जाए तो 5 टू व्हीलर्स है। अब ये मेरा एसेट्स है, कंपनी के एसेट्स है। मेरे पांचों सारे ऑफिस में अगर देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 एसी है, ये भी मेरा फिजिकल एसेट्स है। मेरे पास लैपटॉप का बजट तो कम से कम 8 से 9 लैपटॉप्स है। कंप्यूटर का बात किया जाए तो कम से कम 10 से 12 कंप्यूटर्स है। प्रिंटर का बात किया तो कम से कम 5 प्रिंटर्स है। अब ये क्या हो गया, फिजिकल एसेट्स हो गए। मेरे पास मोबाइल का बात किया जाए तो कम से कम नहीं बोले तो भी 25 मोबाइल है, 25 मोबाइल्स है संतोष जी। ओवरऑल ये सारे लोगों का अगर बात किया जाए तो। ओके। तो आपके फिजिकल एसेट्स क्या है? व्हीकल है, टेबल है, चेयर है, लिखिए उसको। ओके। यस, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, व्हाट इज योर अप्रोक्सीमेट नेटवर्थ। इसके बारे में तो कोई ने सोचा ही नहीं होगा। क्या है आपका नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपका आपका इनकमिंग और आपका आउटगोइंग, उसको निकालने के बाद आपके पास बचता क्या है। कभी हिसाब लगाया? किसने लगाया? यस और नो लिखिए चैट बॉक्स में। किसने अपना कभी नेटवर्थ कैलकुलेट करने का प्रयास किया है? और अगर आपको लगता होगा सर ये तो बड़े लोगों का काम है, बड़े कंपनीज का काम है, नहीं भैया, आपको भी पता होना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, आपका कस्टमर जॉब भी कर रहा है, तो उसका भी नेटवर्थ निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्थ का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन में बताता हूँ। नेटवर्थ का मतलब होता है, अगर दया वैकर को आज बेचने के लिए अगर निकाला जाए तो दया वैकर की क्या वैल्यू निकलेगी। दया वेकर ने अभी तक अपने जो भी करके रखा हुआ है, उसका ब्रांड है, उसका वैल्यू है, उसके पास असेट्स है, उसके पास अर्निंग है, उसके पास कमाई है। आज दया वेकर की ब्रांड, आज की दया वेकर की कीमत क्या है? अगर आज दया वेकर को बेचने के लिए अगर निकाला जाए तो दया वेकर का कितना पैसा देंगे? क्या आपके पास आपका, आपकी कंपनी का नेटवर्थ है? कितना मुझे इनकम आने वाला है? आने वाले 25 सालों में मेरा कितना इनकम आने वाला है? 25 साल वाले मेरा खर्चा कितना होने वाला है? आज के मेरे असेट्स कितने हैं? आज के मेरे लायबिलिटीज कितने हैं? कभी ये आपने आपके कस्टमर को करके दिखाया है? आपने नहीं की तो कस्टमर को कहाँ दिखाएंगे? और इससे आपको समझ में आता है। आपने कभी कैश फ्लो मेंटेन करने का प्रयास किया है? आता कितना है, जाता कितना है, और इन्वेस्टेबल कॉर्पस कितना है? इसको भी एक प्रकार का नेटवर्थ ही कहा जाता है, मंथली नेटवर्थ। और आपको अगर लाइफ टाइम का नेटवर्थ, अगर कंपनी का नेटवर्थ का मतलब है टोटल गुडविल भी आ जाता है विनोद जी इसमें। दया वाइकर आज कमांडो प्रोग्राम है, ये एक 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 ब्रांड बन चुका है। अगर मैं कमांडो प्रोग्राम को अगर बेचना भी चाहूँ, अच्छा कितने लोगों ने कभी प्रयास किया है अपने ब्रांड को बेचने का? दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं आपका एक ब्रांड बन सकता है। और आपने जैसे सोचा ना, बड़े बड़े कंपनी बिक जाती है, उसने वो कंपनी को टेक ओवर कर लिया, उस कंपनी को खरीद लिया, उस कंपनी को ले लिया। दोस्तों, आप भी आपकी कंपनी बेच सकते हैं। मालूम है आपको? कितनों का आइडिया है? सर काहे का कंपनी सर, मेरे पास तो 2000 कस्टमर है और वो कौन लेगा मेरा? किसको पता है? मालूम है? किसने कभी सोचा है? आपका विनोद जी, आपका नेटवर्क में आपका, यस, आपने जो आज मेहनत करके जो कस्टमर बना है, आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ मुनमुन जी, ध्यान रखिए, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। अगर आप पीपल के बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है आपकी नेटवर्क क्या है, कभी आपने उसका हिसाब भी नहीं लगाया है, लेकिन जब आपको समझ में आएगा ना कि आपकी नेटवर्क क्या है, दोस्तों आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने खुद ने इसको ट्राई किया था। मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं, और इंश्योरेंस जिन्होंने खरीदा है, ऐसे 15,000 फैमिलीज मेरे पास है। और कहा जाता है दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन अगर इंश्योरेंस प्रोफेशन है। जो बंदा इंश्योरेंस ले सकता है, जो बंदा इंश्योरेंस के प्रीमियम लेता है, वो बंदा हर चीज को खरीद सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं? जो बंदा 15 20 25 साल के लिए इंश्योरेंस खरीदता है, वो बंदे को और कुछ भी बेचना बहुत आसान है। अगर आप एग्री करते, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। यस, म्यूचुअल फंड बेचना आसान है, शेयर मार्केट बेचना आसान है, रियल एस्टेट बेचना आसान है, ओके, और कोई प्रोडक्ट बेचना आसान है। लेकिन जो बंदा इंश्योरेंस खरीदता है ना, वो सही कस्टमर होता है, क्योंकि वो आपसे सपने भी ले रहा है, सपने खरीद रहा है सोनल जी। और ऐसे कस्टमर बेस आपके पास है। आप सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कस्टमर बेस आपके पास है, और ऐसे कस्टमर बेस को लेने के लिए
कई सारी कंपनियां आज खड़ी है, पता है आपको। अगर आपने अपने आप को बेचने को अगर निकाला, ने बेचना नहीं बेचना अलग बात है, कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है। ओके। अगर आपने आपके कस्टमर को बेस को अगर बेचना चाहा, बेचना नहीं बेचना वो आपका अलग बात है, अलग बात है दोस्तों। बहुत बड़ा रकम आपको इसका मिल सकता है, आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन हाँ, ये करने के लिए आपको उसको ये प्रूव करके देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 15,000 कस्टमर बेस है, और 15,000 कस्टमर बेस अगर मैं किसी को देता हूं तो उसके जीवन में क्या वैल्यू ऐड हो सकता है। आप क्रेडिट कार्ड बेचना चाहते हैं, मेरे कस्टमर लेंगे। आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, मेरे कस्टमर लेंगे। आप इवन में बोलता हूँ सिम कार्ड बेचना चाहते हैं, मेरे कस्टमर कैसे लेंगे। आपने अगर ये दिखा दिया ना दोस्तों, आपका आपका कस्टमर बेस भी लाखों में जाएगा। तुषार जी, जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। हाँ, इसलिए इसको संवार के रखने का है, इसलिए उसको संवार के रखने का है, इसलिए उसको आपको सर्विसिंग देना है। मेरा कमांडो प्रोग्राम है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों, इस प्रोग्राम को हाईजैक करने के लिए तैयार है, इसको लेने के लिए तैयार रेडी है। पता है आपको, जो पिछले 5 सालों से प्रोग्राम चल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है, इसको खरीदने के लिए कई सारे लोग आज रेडी है। सर इसी ब्रांड को लेके आइए, आप जैसे चला रहे हो वैसा चलाइए, और आपको हम ये देंगे। दोस्तों कमांडो का अभी मार्केट में एक ब्रांड बन चुका है दोस्तों, ये आपके साथ भी हो सकता है। आपके पास 500 कस्टमर, जरा बताइए चार्ट बॉक्स में कितने कस्टमर बेस आपके पास है। कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, जिसको कहा जाता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। कितने लोग इस तरह का इनकम सोर्स बनाना चाहेंगे। इस तरह से तो कभी हमने सोचा ही नहीं सर हमारे बिजनेस के बारे में। 600 कस्टमर है संतोष जी, सोचिए जरा इसके ऊपर। अच्छा, इनके साथ रिलेशन क्यों क्रिएट करके रखना है। ऐसा उनके साथ हमें रिलेशन बनाना है कि कल अगर दया वायकर ने मिट्टी बेचना भी अगर चाहा, तो ये 15,000 कस्टमर में से 5,000 कस्टमर में मेरा मिट्टी भी खरीदना चाहिए। जगह जी ध्यान रखिए इस बात को। वो इनफोर्स है, लैब्स है, भले वो लैब्स हो जाए, लेकिन क्या उसके लिए और कुछ दे सकते हैं, उनको बनाए रख सकते हैं, उनके साथ रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एक कम्युनिटी मेंबर्स है, एक कम्युनिटी इसलिए है। मेरे पास ऐसे कई सारे लोग आते हैं कि सर आपके पास 6,000 इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हुए हैं, सर हमारा ये सॉफ्टवेयर भेज दो। देखो सोचना मुझे है, मुझे करना है या नहीं करना है। अगर चाहूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। अगर दयावाकर बोलेगा नहीं ये प्रोडक्ट ले लो, अच्छा है, आप में से 6,000 में से 1,000 लोग तो लेंगे नहीं या नहीं लेंगे, चरबॉक्स टाइप करेंगे यस और नो। अगर मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो मुझे करना नहीं है अलग बात है, लेकिन दोस्तों ये तो ये आपका बन सकता है। और इसलिए आपके पास ये नेटवर्क आपका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका टोटल अर्निंग कितना है, रिन्यूअल इनकम कितना आने वाला है, आपके खर्चे कितने जाने वाले हैं, क्या उसका कुछ हिसाब किताब है। बड़े बड़े कंपनीज के नेटवर्क होते हैं, इंडिया नंबर वन, दुनिया में नंबर वन कौन है, उसका नेटवर्क क्या है, क्या आपका नेटवर्क आपको पता है। तो बोलते सर क्या बात कर रहे हैं, कहाँ का कहाँ लेके जा रहा है। दोस्तों ये रियलिटी है, इसके ऊपर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बना के रखा हुआ है, आपको पता भी नहीं है उसके ऊपर बारे में। ओके, तो आपका नेटवर्क क्या है। ओके, उसके बाद में आता है आपका विजन स्टेटमेंट क्या है। अभी कोई भी अगर आपका कंपनी खरीदेगा, तो उसको पता तो होना चाहिए कि आपने क्यों कंपनी बनाया है। आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है। विजन स्टेटमेंट का होता है कि आपका लाइफ लॉन्ग के लिए आप इसके साथ क्यों जुड़े हैं। जैसे मैंने कमांडो का विजन स्टेटमेंट आपके सामने मैं बार बार रोज शेयर करता हूँ। समृद्ध भारत मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हमारा विजन है, यस, हम विजन है फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। जो भी हमारे साथ में आएगा, जो भी हमारे बीच में आएगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सके। ये मेरा विजन है। और हमारा मिशन स्टेटमेंट है, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो 1 करोड़ फैमिलीज को उनके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हेल्प करें। अब इससे क्या होता है, इससे सामने वाले को समझ में आता है कि आप एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। आप एक बोलते हैं ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, और क्या इस विजन मिशन को आप आपके कस्टमर के सामने कभी शेयर करते हैं। क्या हर ट्रांजेक्शन में आप इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे पता है, जब भी मैं सेशन को लेना चालू करता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता भी है यार दया सर का बात वही चल रहा है, अभी वो मिशन बताएंगे, स्टेटमेंट बताएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। मेरा पहले 5 मिनट अगर बात करेंगे तो वैसा ही होता है जैसा रेगुलर होता है। कितने लोग एग्री करते हैं। कुछ लोगों को ये बोर भी लगता होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसको क्या लगता है। सुबह का रिचुअल करना बहुत से लोगों को बोर भी लगता होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसको क्या लगता है। मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका बेनिफिट मुझे क्या हो रहा है, और उसको बेनिफिट आपको क्या हो रहा है। मुझे पता है, मुझे मिशन अगर पता है तो मैं मिशन के साथ ही भागूंगा। मुझे पता है मुझे करना क्या है।
मेरे ग्रोरीज का बात किया जाए तो हम 10 किलोमीटर रेडियस में काम करेंगे, आइडियल कस्टमर के साथ ही काम करेंगे, ये हमारा हमारा मिशन है। हमें 10 किलोमीटर रेडियस को छोड़ना ही नहीं है, ये मेरा मिशन है। और जब इसको हम रोज दोहराते हैं तो हमें ये मिशन की क्लैरिटी मिलती है कि हमें काम यही करना है, ऐसा ही करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या रोज क्यों जराना, यस, वो ये मिशन और विजन मुझे भटकने नहीं देता इधर उधर। कुछ लोग बोलते हैं ना सर, वन प्रॉब्लम वन मार्केट वन मेथड, ये क्या होता है, ऐसा होता है क्या, एक एक दिन में, एक महीना अच्छा लगता है फिर से नहीं दोस्तों ये मुझे भटकने क्यों नहीं देता, क्योंकि मैं रोज इसके ऊपर दोहराता हूँ उसको। अच्छा, ट्रेनिंग लेने के लिए तो मैं 100 प्रकार की ट्रेनिंग ले सकता हूँ, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए क्यों लेता हूँ? अच्छा, इंश्योरेंस एडवाइजर में भी यही क्यों सिखाता हूँ, बिजनेस ऑटो पायलट ही? क्योंकि मेरा विजन और मिशन क्लियर है। मुझे लोगों को बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाने के लिए हेल्प करना है, मुझे पॉलिसी बेचने के लिए हेल्प नहीं करना है, क्योंकि पॉलिसी बेचना सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, नो डाउट। ये सीखेंगे तो पॉलिसी बेचना नहीं, बिकवाना सीखेंगे, बेचवाना सीखेंगे। तो ये भी सिखा रहा हूं, लेकिन मेरा मेन पर्पज ये सारे प्रोग्राम का है कि मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम लाना चाहता हूं। मैं आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना चाहता हूं। चार्ट बॉक्स टाइप कीजिए अगर आप भी एग्री करते हैं तो। आप भी यही चाहते हैं, जो कोई नहीं सिखा रहा है। सब लोग क्या सिखा रहे हैं आपको? 99% लोग क्या सिखा रहे हैं? पॉलिसी बेचो, पॉलिसी बेचो, नो डाउट अबाउट दैट। मैं नहीं कहता हूं कि वो नहीं सीखना है, वो सीखना है। मैं भी कुछ लेवल तक आपको सिखाता हूं, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि आप ऐसा एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाओ कि जो बिजनेस मॉडल आपके बगैर रन हो सके। क्या इंटरेस्ट है आप सभी को इसमें? समझ रहे बात को? क्यों ये अलग है? तो दोस्तों ये तब होगा जब आपके पास आपका विजन स्टेटमेंट होगा, जब आपके पास आपका मिशन स्टेटमेंट होगा, जब आपके पास आपका एलिवेटर स्पीच होगा। कस्टमर के पास जाने के बाद मैं क्या बात करता हूं, मेरा इंट्रोडक्शन करता कैसे हूं? क्या आपके इंट्रोडक्शन में आपका विजन मिशन स्टेटमेंट दिखता है? क्या आपके विजन स्टेटमेंट से उसको कुछ एक्साइटमेंट लगती है? बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं एलआईसी एजेंट हूँ। अरे एलआईसी एजेंट तो 24 लाख एलआईसी एजेंट ही है। सर मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास अलग अलग पॉलिसी पॉलिसी बेचता हूँ। फिर वो क्यों खरीदेगा? तो आपके पास विजन, मिशन और आपका एलिवेटर स्पीच, जिसको मैं कहता हूँ यस, जो ब्रांड प्रॉमिस कहा जाता है, जो हम मैंने लास्ट सेशन में आपके सामने लास्ट थर्सडे में हमने बात किया था इसके ऊपर। तो आपके पास आपका विजन स्टेटमेंट होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा, विजन मिशन में फर्क क्या है? विजन का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग के लिए आपका विजन क्या है, आपकी कंपनी का लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मतलब बोलते हैं ना आने वाले जीवन भर आप कहां पे पहुंचना चाहते हैं इस बिजनेस में। कमांडो प्रोग्राम का विजन क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम आपको अचीव करके देना, ये विजन है। मिशन क्या है? आने वाले 5 साल में कहां पे पहुंचूंगा, आने वाले 10 साल का मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्रिएट करना चाहता हूं। ये मिशन। मिशन छोटा होता है, विजन बड़ा होता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हुए, क्या सभी को क्लियरिटी आ गई? नेटवर्क चैट बॉक्स टाइप करके, नेटवर्क क्लियर हो गया तो नेटवर्क टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। विजन मिशन क्लियर हो गया तो विजन मिशन क्लियर करेंगे चैट बॉक्स में। और ये होना क्यों जरूरी है? कुछ लोग इसको बहुत नजर, अच्छा इसको बहुत समय नहीं लगता है भैया, एक बार कर दिया ना, एक बार कर दिया, फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, साल में एक बार इसको ऑडिट करो, 3 महीने में एक बार इसको ऑडिट करो, एक बार बैठ के 1 घंटा बैठ सकते हैं? कितने लोग 1 घंटा बैठ सकते हैं इसके ऊपर लेके? सोच सकते हैं यस क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और ये आपको डायरेक्शन देगा। ये मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, आपके गोल बुक, गोल कार्ड आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको इधर उधर भटकने से रोकते हैं, आपका रास्ता गलत होने से आपको रोकते हैं। ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक विनोद जी। उसके बाद में बात आता है विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट हमने बना लिया, होना चाहिए। उसके बाद में आता है व्हाट ऑल जोग्राफिकल लोकेशंस माय कंपनी कैटर्स टुडे, जिसका मतलब है मेरा राइट मार्केट क्या है, मैं आज कौन सा जोग्राफिकल लोकेशन कैटर कर रहा हूं, कहाँ पे मैं काम करूंगा, कौन से जोग्राफी में काम करूंगा, कौन से एक राइट मार्केट में मैं काम करूंगा। इसकी भी क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपने देखा होगा जो भी लोग सक्सेसफुल है इसके ऊपर बहुत क्लियर तरीके से काम करते हैं। ओके, आपको भी पता होना चाहिए कि मेरा जोग्राफिकल लोकेशन क्या होगा, क्योंकि मैं खुद मेरे जीवन को देखता हूं, आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा। जब भी मैंने एजेंसी को स्टार्ट किया था ना, तभी एक एक पॉलिसी बेचने के लिए मैंने कितना सारा ट्रैवलिंग किया था। 100 100 150 150 200 200 किलोमीटर में मैंने पॉलिसी बेचा है। अच्छा, 500 रुपीज सैलरी पॉलिसी के लिए मैंने कितना सारा पापड़ बेले हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आया हूं। आज मुझे उसका असर देखने को मिलता है। ऐसे पॉलिसी आज मैंने बेचे हैं विनोद जी, ऐसे पॉलिसी मैंने बेचे हैं जिसका आज रिन्यूअल कलेक्शन करने के लिए जब भी मुझे जाना पड़ता है ना,
उसके रिन्यूअल का कमीशन मुझे मिलता है 5 रुपया, और उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है लगभग 250 रुपया। कितनों का ऐसा कुछ हो रहा है? 5 रुपए का रिन्यूअल मिलता है, लेकिन वो बंदा वो समझने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए कमीशन मिलता है मुझे 5 रुपया। और समझिए बात को। और उसके ऊपर मुझे कमीशन मिलता है 5 रुपया, और खर्चा बनता है 250 रुपया। मेरे स्टाफ को अगर मैं भेजता हूँ तो उसका ट्रैवलिंग, उसका जाना आना, उसका टाइम, ये उसका उसका एफर्ट, ये सारी चीजों का बात किया जाए तो लगभग खर्चा बनता है 200-250 रुपया, और मिलता है 5 रुपया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। कि शुरुआत में जो गलती किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था ये हालत होगा, उस टाइम पे इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था। और आज भी बहुत से लोग आज भी सोच नहीं रहे कितना ट्रैवलिंग में पैसा जा रहा है, कितना एफर्ट जा रहा है, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। उतने टाइम में अगर आप और सही जगह पे काम करते तो और क्या क्या कर सकते थे, सोचा ही नहीं इसके ऊपर कभी। कितने लोग एग्री करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? तो आपका ज्योग्राफिकल, आपका राइट प्रोस्पेक्ट कौन है, राइट कस्टमर कौन है, किसके साथ आप काम करना चाहेंगे, कौन सी एरिया में आप काम करना चाहेंगे, सोनल जी? चैट बॉक्स में कीजिए आपका ज्योग्राफिकल एरिया। इसलिए मैं कहता हूं, जब से ये समझ आ गया मुझे, आपके रेडियस के 10 किलोमीटर रेडियस ओनली, दैट्स इट। और यही आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करके देगा। स्पेशली मैं इंश्योरेंस एडवाइजर, आप है सब लोग, तो आपको बताना चाहूंगा, आपको 10 किलोमीटर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यही 10 किलोमीटर अहमदाबाद, केडीजी, 10 किलोमीटर रेडियस। अच्छा, आपको लगता है अभी खत्म हो गए 10 किलोमीटर, अगले साल जाओ ना दूसरे एरिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो अभी तक 20 साल में खत्म नहीं हुआ है 10 किलोमीटर। आपको लगता है कि 1 साल में खत्म हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा एरिया पकड़ो 1 साल के बाद। लेकिन क्या 1 साल आप एक मार्केट में काम कर सकते हैं? चढ़ बस कीजिए, वन मार्केट, वन मार्केट, दिल्ली, वेरी गुड। ओके। उसके बाद में आता है व्हाट ऑल क्लाइंट सेगमेंट माय कंपनी कैटर्स टुडे। मेरा आइडियल कस्टमर कौन होगा, मैं किसके साथ काम करूंगा। 10 किलोमीटर डिसाइड किया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भी मेरा कस्टमर बेस कौन होगा? मैं बिजनेस ओनर के साथ काम करूंगा, मैं सर्विस क्लास के साथ काम करूंगा, मैं किसके साथ, एक पर्टिकुलर कपड़ा मार्केट में काम करूंगा, सब्जी मार्केट में काम करूंगा, एमआईडीसी में काम करूंगा। आपका एक क्लाइंट सेगमेंट कौन सा है? इससे बहुत क्लैरिटी आती है, आपको इसके ऊपर काम करने के लिए बहुत एनर्जी आती है। आपका वन क्लाइंट, आपका आइडियल कस्टमर कौन होगा? 10 किलोमीटर में भी आप किसके साथ काम करेंगे? जिससे मेरा क्लियर है, 10 किलोमीटर में जो लोग बिजनेस ओनर्स है, शॉप ओनर्स है, उनके साथ मैं काम करूंगा पहला। 10 किलोमीटर में जहां पे मैं रहता हूं, वहां पे जो रहने के लिए लोग हैं, जिनके घर घर जाके मैं उनका डेटा जनरेट किया हुआ है, उनके साथ मैं काम करूंगा, दैट्स इट। यही 10 किलोमीटर रेडियस वाले मेरे पास मेरा मेरा कस्टमर बेस एकदम क्लियर है। और इसलिए मेरा एवरेज पॉलिसी का टिकट साइज भी ₹1,00,000 से बीच वाला है। मेरी 80% पॉलिसी जो है, जिनका प्रीमियम 1 लाख रन बिलो है, क्योंकि इसी सेगमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, सर्विस क्लास, सर्विस में भी इंजीनियर्स के साथ ही काम करूंगा, डॉक्टर के साथ ही काम करूंगा, शॉप ओनर के साथ ही काम करूंगा, एमआईडीसी में ही काम करूंगा, आईटीज के साथ ही काम करूंगा। आपका क्लाइंट सेगमेंट कौन है? अच्छा, आपको लगता है सर ऐसा कैसा करे, बाकी सब लोगों को छोड़ देकर? नहीं, 1 महीना करो, 1 महीना एक सेगमेंट पे काम करो। आपको लगता है अभी खत्म हो गया ये सेगमेंट, डॉक्टर सारे खत्म हो गए आपके एरिया के, मेडिकल स्टोर ओनली, महेश जी, रमेश जी, 1 महीना सिर्फ मेडिकल स्टोर के ऊपर काम करो, जितने भी सारे मेडिकल स्टोर है, और बताओ हम मेडिकल स्टोर एक्सपर्ट है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कई कई महीने तक ना सिर्फ ऑटो ड्राइवर के साथ ही काम किया है। मैंने ओला एंड उबर के ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट लेके हमने काम किया है, ओला एंड उबर ओनली। जो ओला एंड उबर के ड्राइवर्स है, उन्हीं के साथ काम करेंगे, और उनके लिए स्पेशलिस्ट बन के काम करेंगे। तो दोस्तों, एक एक सेगमेंट आपको एमडीआईटी, सीयूटी, यूटी करवा सकता है। तो आपका क्लाइंट सेगमेंट कौन होगा? आपको लगता है खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद दूसरा ले लीजिए, लेकिन मैं बोलता हूं खत्म होता ही नहीं है, खत्म हो ही नहीं सकता है। शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, रविंद्र जी, ओके। अच्छा, फिर वहां पे आपका दिल नहीं ललचाना चाहिए कि मैं सर्विस वालों को छोड़ दूं क्या? छोड़ दो। हाँ, सामने से कोई आता है तो ले लो, लेकिन वहां पे टाइम एफर्ट्स मत लगाओ, क्योंकि आप 10 जगह पे टाइम एफर्ट लगाएंगे। वेरी गुड। प्राइमरी स्कूल ओनली, केडीजी, एकदम सही। हमारे पास ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिर्फ टीचर्स के साथ ही काम करते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, कि जो सिर्फ बीएमसी मार्केट में ही काम करते हैं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें ही काम करते हैं, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ उसी के ऊपर काम करते हैं। तो आइडियल कस्टमर आपका कौन होगा?
उसके बाद में आता है व्हाट आर माय करंट ऑफरिंग्स टू माय क्लाइंट सर्विस। मेरे कस्टमर को अभी फिलहाल मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या क्या मेरी ऑफरिंग क्या है, क्या क्या सर्विस मैं प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैट बॉक्स टाइप कीजिए आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको बनना एक्सपर्ट, सारा चीज मैं पैन कार्ड भी निकाल के देता हूँ, आधार कार्ड भी निकाल के देता हूँ, जेरॉक्स कॉपी भी निकाल के देता हूँ, आपका लाइट बिल भी भर के आऊंगा। ये सब आप करते रहेंगे तो शायद जो मेन पर्पज है वो निकल जाएगा आपका। इसलिए विजन मिशन क्लियर होना जरूरी है। आप क्या क्या सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, अगर है तो लिखिए उसमें। आप कौन से प्रोडक्ट आपको कस्टमर को सर्व करते हैं वो भी लिखिए। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचते, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको उसको फाइनेंशियल प्लानिंग देना है, मैं नहीं कहता हूं मत दो, दो, सब लिखिए उसमें। फाइनेंस रिटायरमेंट भी बेच, हेल्थ इंश्योरेंस भी मेरे पास है, म्यूचुअल फंड भी मेरे पास है, लाइफ इंश्योरेंस भी मेरे पास, जनरल इंश्योरेंस भी, सब होना चाहिए, सब होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस यस, लेकिन वो किस तरह से देंगे, ओके उसके लिए सर्विस क्या देंगे। फॉर एग्जांपल सर्विस का बात करें तो मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की सर्विस में देता हूँ। अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फिर उसको म्यूचुअल फंड की जरूरत लगती है वो दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत लगता है वो दूंगा। ओके, तो आपको क्या देना, अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग में मैं सब दूंगा। रिटायरमेंट का बात आता है तो मैं एलआईसी से दूंगा, बाकी सारा सर्विसिंग से दूंगा। तो आपकी सर्विसेज क्या क्या है और आपके प्रोडक्ट क्या क्या है, इसको एक बार लिखना जरूरी है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, ये आपको लिखना है, क्योंकि खोपड़ी में नहीं रखने का है, चोपड़ी में रखने का है। तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मैं सर जेरोक्स का दुकान बंद कर दूंगा अभी, सर मैं अभी क्या रिचार्ज का मेरे पास रखा हुआ है वो काउंटर बंद कर दूंगा सर। अब बहुत से लोगों के पास ऐसे कुछ है, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस उसके साथ में, सर मैंने जेरोक्स का मशीन लगा के रखा है निकाल दूंगा सर, या उसको मैं एक अलग से स्टाफ रखूंगा वो उसको संभालेगा। मेरा फोकस सिर्फ इसी के ऊपर होगा। ओके, क्लियर है, चैट बॉक्स टाइप कीजिए क्लियर। मेरा करंट ऑफरिंग क्या है, ऑफरिंग क्लियर है तो चैट बॉक्स से करंट ऑफरिंग क्लियर है, चैट बॉक्स टाइप कीजिए। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस ओनर के दिशा में बढ़ने के लिए चैट बॉक्स टाइप करेंगे क्लियर। सुनीता जी, मेरे प्रोडक्ट क्या होंगे, मेरे सर्विसेज क्या होंगे। ओके, आप बिजनेस ऑडिट करते हैं बिजनेस ऑडिट कीजिए, आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट कीजिए, आपका सर्विस हो गया। लेकिन उसके बाद बेचना क्या है, हमारे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी आपके पास होनी चाहिए। ओके वेरी गुड। उसके बाद होता है व्हाट सैलरी। अच्छा अब ये आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हाँ, ये सही में आपको बिजनेस में जो आप जो चाहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम फ्रीडम, ये आपको अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, मनी मैनेजमेंट के लिए आपको ये हेल्प करेगा। ओके, ये पूछता है व्हाट सैलरी डू आई करंटली ड्रॉ फ्रॉम माय कंपनी। मेरे कंपनी से मैं महीने का कितना सैलरी विड्रॉ करता हूं, कितना करूंगा। पहली बात तो कितने लोग यहाँ पे सैलरी लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर हम थोड़ी सैलरी लेंगे। बहुत बड़ा गलती कर रहा है, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। अगर आप, बहुत से लोगों का मानना होता है सर मैं बिजनेस ओनर हूं, जितना भी पैसा आएगा मेरा ही है ना सर, सब पैसा मेरा ही है, काहे का सैलरी और काहे का, मैं बिजनेस ओनर हूं सर। दोस्तों, अगर इस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कभी भी आपका वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा कुछ हिसाब नहीं लगा पाएंगे। ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नरेश जी। आपका बिजनेस एक अलग एंटिटी है और आप एक अलग एंटिटी है। बिजनेस मतलब आप, ये पहले तो आपको दिमाग से निकाल देने का है। आप मतलब बिजनेस, ये आपके दिमाग से आपको निकाल देने का है। बिजनेस एक अलग चीज है और आप एक अलग चीज है। एज ए इंडिविजुअल दयावेकर अलग है और ग्लोरीज ग्रुप एक अलग है। एक इंडिविजुअल दयावेकर अलग है और एक कमांडो प्रोग्राम एक अलग है। एक ग्लोरी दयावेकर एक अलग चीज है, मेरा जो टंबल ड्राई है वो एक अलग चीज है। तो आपको पहले तो डिसाइड करना है, आपका बिजनेस एक अलग है, आपकी एजेंसी एक अलग इंसान है और आप एक अलग इंसान है। जो भी इनकम आपकी कंपनी में आ रहा है, आपकी एजेंसी में आप अगर महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हैं तो ये 1,00,000 आपका कमाई नहीं है, ये ₹1,00,000 आपकी कंपनी का कमाई है, आपके बिजनेस का कमाई है, आपकी एजेंसी का कमाई है। उसमें से आपको आपका सैलरी डिसाइड करना है। जैसे आप स्टाफ को सैलरी देते हैं, आपको आपका सैलरी डिसाइड करना है। यस, उतना सैलरी आपको फिक्स लेना है। क्योंकि मेरा मानना है, अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के फाइनेंशियल चैलेंजेस अगर आपके घर पे पहुंचते हैं और उसका असर अगर आपको घर पे देखने को मिलता है, तो आप बिजनेस को कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों ने महसूस किया है,
आपके बिजनेस में चैलेंजेस है, सर पैसा नहीं आता है, सर खर्चे बहुत होते हैं, पैसा बचता ही नहीं है, और इसका असर अगर आपके घर पे अगर हो गया तो आप बिजनेस को कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है घर चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना घर चलाने के लिए जाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आप घर से अच्छा सपोर्ट चाहते हैं, फैमिली से अच्छा सपोर्ट चाहते हैं, तो फैमिली के लिए यस, मेरा अगर बात किया जाए तो मेरा मंथली सैलरी जैसे मेरे स्टाफ का सैलरी होता है उसी तारीख को मेरा सैलरी हो जाता है रमेश जी। जब मेरे स्टाफ का सैलरी होता है, जब मेरे स्टाफ के सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसी तारीख को मेरा सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और उस सैलरी के ऊपर मेरा कुछ भी हक नहीं है, उसको मेरी वाइफ मैनेज करती है। और घर चलाना, लाइट बिल पे करना, जो भी मेरे सारे खर्चे हैं वो सारा वहां से करेगी, और वहां से पैसा बचा के वो उसका मनी मैनेजमेंट करेगी। जो लास्ट वाले सेशन में लास्ट वीक में हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम किया है। मैंने आपको बताया था 6 प्रकार के अलग अलग ऐसे अकाउंट बनाने हैं। इस तरह से मेरे बिजनेस के 6 अलग अलग अकाउंट है, घर पे आने के बाद उसके अलग अलग 6 अकाउंट है। घर में मैं समझो 2 लाख रुपया सैलरी लेके आया, अब ये 2 लाख से मैं मेरे बाकी के अकाउंट मैनेज करूंगा। जो मेरे पास वहां पे 10 लाख बचे मेरे बिजनेस में, 10 लाख मेरे पास बचे, भी उस 10 लाख का मैनेजमेंट मेरे ऑफिस से होगा। फिर उसमें से अरे 6 अकाउंट जो मैंने बताया तो कैसे मैनेज करेंगे। ओके। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप मंथली सैलरी कितना लेते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उतना पैसा घर पे जाना ही चाहिए। उतना आपका हक का पैसा है, उतना आपको मिलना ही चाहिए। अच्छा, आपको लगता है 1 महीने में बहुत अच्छा काम किया, इंसेंटिव एक्स्ट्रा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिक्स सैलरी आपको अभी डिसाइड करना है कितना लेंगे। फिक्स सैलरी चैट बॉक्स टाइप करेंगे, भले कितना भी कमा रहे हो उतना फिक्स सैलरी आपके पास आना ही चाहिए। आपका फिक्स सैलरी कितना होगा, कितना स्टार्ट करेंगे लेने के लिए। और जितना जरूरी है उतना लीजिए, जरूर। आपको डिजर्व करते लीजिए। 50,000 रुपया, 30,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, जो भी आपका बेसिक खर्चा है या जो आपको लगता है जितना आपको डिजर्व करते हैं। मैं ये नहीं देख कम लो ज्यादा लो ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। जितना आपको लगता है, जितना आपको डिजर्व करते हैं जिस चीज के लिए आप, उतना आपको लेना है। मुझे लगता है 2 लाख रुपया लगता है, 2 लाख रुपया लूंगा, मैं 2 लाख रुपया ले रहा हूँ। अच्छा, कभी मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा काम मैंने किया, मुझे बोनस भी लेना चाहिए, बोनस भी लूंगा, इंसेंटिव भी लूंगा। पैसा तो आपका ही है भैया वैसे, लेकिन उसको हिसाब से लेने का है, हिसाब में रख के लेने का है। ओके। सब लोग टाइप करिए जरा से आपका मंथली सैलरी कितना हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों का मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो पहला खुद का मनी मैनेजमेंट कीजिए। आपके कस्टमर अगर आपको बोलते हैं कि पैसा बचता ही नहीं है, पैसा रहता नहीं है, क्योंकि उनका मनी मैनेजमेंट नहीं है। मैंने कई सारे कस्टमर को दोस्तों उनका सैलरी डिसाइड करवा के दिया है। आपको बिजनेस को हाथ नहीं लगाने का, गल्ले को लगा लिया पैसा डाल दिया इधर, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आपका सैलरी निकालना है। और दोस्तों आज उनका लाइफ बहुत बहुत शानदार चल रहा है, फाइनेंशियल उनके बहुत शानदार चल रहा है। जहां जिस अकाउंट से जो होना चाहिए वही वहां होगा। वेरी गुड। अच्छा, ये सैलरी अगर आपने अपने घर को दे दिया, दोस्तों आपको सुनने देखने को मिलेगा कि इसी पैसे को बचा के और जो वेल्थ क्रिएट करेंगे। मेरी वाइफ का इतना बढ़िया सा नेटवर्क उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जो मैं उनको देता हूँ खर्चे के लिए उसमें से वो पैसा बचा के और पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों घर वालों को भी आपको ये करना पड़ेगा, आपको सैलरी डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल होता है, व्हाट टाइम कमिटेड डज माय कंपनी डिमांड्स फॉर मी फ्रॉम करंटली एवरी वीक। आपकी कंपनी आपसे कितना समय मिनिमम मांगती है मुनमुन जी, कितना टाइम आपको देना चाहिए। जैसे मेरा बात किया जाए, ग्रोरिच का अगर बात किया जाए तो लगभग हफ्ते के 2 घंटे में देता हूँ, 2 2 घंटे में 4 घंटा में देता हूँ ग्रोरिच के लिए, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी सारा काम मेरा ऑटोमेशन में हो रहा है, वहां पे मैनेजर्स है, मेरी टीम मेंबर्स है, वो सारा चीज को संभाल लेते हैं। कमांडो के लिए थोड़ा सा समय मैं ज्यादा दे रहा हूं। लेकिन यस, आपको डिसाइड करना है कि मैं कितना टाइम इन्वेस्ट करूंगा पर वीक। डेली का जैसे मैं कहता हूं ऑन एन एवरेज अगर आप फोकस के साथ काम करेंगे दिन के 3 घंटे, और हफ्ते के 6 दिन, 18 घंटे आपको वीक में काम करना है फोकस के साथ। उस टाइम में आपको और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप जरा बताइए आप कितना घंटे देने का कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस आपका समय मांगेगा, वो चाहेगा आपका समय मिलना, उसके बगैर काम नहीं हो सकता है। 50 वीक, 50 वीक्स, यस। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे वो कम होते जाएगा।
जैसे आपने बिजनेस को धीरे धीरे अपने सिस्टम में डालना चालू किया, सिस्टम के साथ रन करना चालू किया, स्टाफ के साथ रन करना चालू किया, जहां पे भी आपका टाइम जा रहा है वो टाइम बचना चालू हो जाएगा। वहां पे आप और कुछ अच्छा काम कर सकते हैं और क्रिएटिव काम कर सकते हैं। तो आपके टाइम का जरूरत कितना है आपके बिजनेस को? 5 घंटा, कितने दिन के या कैसे बात करें, पर डे, ओके 6 आवर्स। यस, शुरुआत में होता है, शुरुआत में 6-6 घंटा भी देना पड़ेगा, 8-8 घंटा भी देना पड़ेगा, 12-12 घंटा भी देना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आपका काम उसमें निकालना है, और आपका काम प्रोडक्टिव में कैसे डाला। अच्छा, आप जरा सोचिए, 6 घंटे अगर आपने मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर ही दिए और बाकी सारे काम को अगर आपने डेलीगेट कर दिया, क्या होगा? आपने 6 घंटा सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग ही किया, रिजल्ट क्या होंगे? यस, जो आप टाइम दे रहे हो कहां पे दे रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सीखेंगे हम कल उसके ऊपर भी। उसके बाद में आता है व्हाट इज माय करंट मंथली मार्केटिंग बजट। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, नया सेल इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग ही नहीं है, मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है, नए कस्टमर आते नहीं है, नए लीड आती नहीं है, नए लीड लाने के लिए जो करना पड़ता है वो किया ही नहीं। तो क्या आपके साथ भी ऐसे हो रहा है? और इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास मार्केटिंग बजट ही नहीं है, मार्केटिंग का मैनेजमेंट ही नहीं है, लीड जनरेशन का सिस्टम ही नहीं है। कितने पास लीड जनरेशन का सिस्टम है? नए लीड कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और आने के बाद उसके ऊपर कैसा मैनेजमेंट होगा, इसका कुछ आता पता ही नहीं है। वो सब हमारे दिमाग में है, सब मोबाइल में है, सब मन में आता है उसको कॉल करते हैं, मन में आता है उसको फॉलोअप करते हैं, मन में आता है उसको छोड़ देते हैं। तो क्या आपका मंथली मार्केटिंग बजट है? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपका कितना मंथली मार्केटिंग बजट है? आपका मंथली मार्केटिंग बजट क्या है? बजट ही नहीं है सर। मार्केटिंग के ऊपर कुछ खर्चा नहीं करूंगा सर मैं। मन में आ गया तो स्टॉल लगा लूंगा, मन में आ गया तो बैनर लगा दूंगा, मन में आ गया तो गणपति को चंदा दे दूंगा। कुछ बात पता नहीं है। मार्केटिंग का बजट मतलब उतना इनकम का उतना पार्ट आपका मार्केटिंग पे खर्चा होना ही चाहिए। लीड नए लाने के लिए उतना खर्चा होना ही चाहिए। यस, लीड जनरेशन के लिए होना ही चाहिए। बाकी सारा कुछ होवे ना होवे, लेकिन मार्केटिंग, क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केटिंग में पसीना बहाएंगे तो ही सेल्स बड़ा होगा। अगर आप मार्केटिंग के ऊपर कंजूसी करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे और सिर्फ बोलेंगे कस्टमर नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आएंगे। हमारे बिजनेस का वेरी गुड संतोष जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। फिक्स बजट आपके पास एक होना चाहिए मार्केटिंग का, उसको लगाना ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बात करो, कमांडो प्रोग्राम में डेली का हमारा 10,000 रुपए का डेली का बजट लग रहा है। फेसबुक एड के ऊपर डेली 10,000 रुपीज डेली का से हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। आप सोच सकते हैं उतना लगाएंगे तो, इसलिए हमारे वेबिनार में रोज हर बार 100 लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि हर बार नए लीड हम लेके आ रहे हैं। और इसलिए हर साल में महीने में लगभग 50-100 लोग हमारे नए जुड़ जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग रेगुलर हो रहा है, लगातार हो रहा है। बहुत सारे लोग ना विकेट कीपर की तरह बैठे रहते हैं। आपको विकेट कीपर बनने से नहीं चलेगा। बॉल आएगा उसको पकड़ेंगे, बॉल आएगा उसको पकड़ेंगे, जितने आएंगे उतने ही पकड़ेंगे, तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपको बॉलर की तरह बनना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपके पास बॉल आनी चाहिए, अलग अलग तरीके से आपको लीड आनी चाहिए। और इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मार्केटिंग बजट रखना पड़ेगा। ओके, तो ये भी बिजनेस ओनर का बहुत बड़ा गलती होता है, मार्केटिंग के ऊपर वो ध्यान ही नहीं देता है। तो आपको डेडिकेटेड एक अमाउंट जो है, बजट जो है, आपको मार्केटिंग के लिए रखने का है, बड़ा काम करना है। ओके, अगर रिपीट रेफरल के ऊपर करना है तो कोई मार्केटिंग करने की, मैं बोलता हूँ उसके लिए भी करना पड़ेगा। कि पुराने लोगों को भी अगर आपको गिफ्ट देने का है, कुछ तो प्राइस देने का है, कुछ उनको सरप्राइज देने का है, डायरी बांटने का है, कैलेंडर बांटने का है, तो उसके लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना। लेकिन वो सेट होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। मन में आया तो किया, मन में आया तो नहीं किया, मन में आया तो ज्यादा किया, मन में आया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट होना चाहिए कैसा कैसा उसका खर्चा होगा। उसके बाद में था व्हाट अदर एरियाज ऑफ माय लाइफ आर अफेक्टिंग माय बिजनेस इन पॉजिटिव वे करंटली। अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है तो मेरे जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव मैं देख रहा हूँ, जरा बताइए। ये सारा चीज अगर हो जाए तो मेरे भी जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव मुझे दिखेंगे। जैसे मेरा बात करूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ। आज पैसा कमाने के लिए या घर चलाने के लिए या ईएमआई के लिए मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है भैया। आपको भी नहीं होगी, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे रहेंगे। तो ये पॉजिटिव बदलाव है मेरे जीवन में। आज टाइम फ्रीडम है, जब चाहिए तब चाहिए लैपटॉप बंद करके, काम बंद करके मैं मेरे फैमिली को दे सकता हूँ। जब चाहिए तभी घूमने के लिए जा सकता हूँ। जिस चीज के ऊपर उंगली रखूँ उस चीज को मैं फैमिली को मैं दे सकता हूँ। जब भी होटल में जाते हैं तो यस, मेनू को ही देखना पड़ता है, प्राइस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारे पॉजिटिव बदलाव है। नेगेटिव बदलाव क्या हो सकते हैं? ये ना करने की वजह से नेगेटिव क्या हो रहा है? आज भी सर भागना पड़ता है,
सर फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यस, पैसिव इनकम सोर्स नहीं है, ये आपका पॉजिटिव बदलाव हो सकता है। नेगेटिव बदलाव क्या हो सकते हैं? टाइम नहीं दे पाते सर, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते सर, पैसे का चैलेंज आता है सर, ईएमआई जाने का चैलेंज होता है सर। तो ये सारे नेगेटिव बदलाव है, नेगेटिव चेंजेस है, आज आपको दिख रहा है। तो इसके ऊपर काम करने से पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट डू आई एस्पायर टू डू विथ ऑल द एक्स्ट्रा मनी। देखो, आप अभी ना ये सब क्यों कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। अभी ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी क्लियर आपके पास होना चाहिए कि इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद में क्या फायदा होगा, क्यों चाहिए? आज भी तो दिन कट ही रहे ना, आज भी तो दिन चल ही रहे ना। तो फिर इतना बड़ा पैसा कमा के आप क्या करेंगे? क्यों चाहिए इतना बड़ा पैसा? आप एमडीआईटी करना चाहते हैं, क्यों एमडीआईटी करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं भैया? और कहा जाता है दोस्तों, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक आप बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। दया वेकर पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहा है। दया वेकर का, यस, कुलदीप जी एकदम सही है। आपका वाई क्या है? अल्टीमेट आपका वाई क्या है? वाई क्यों है? क्यों करना है ये? अभी मुझे क्यों, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर पिछले 5 सालों से हमारा मिराकल मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, आपको बोर नहीं होता है? आप सुबह 4 बजे उठे हैं, आपके चेहरे से नहीं समझ में आता है कि आप थक चुके हैं, आपको कंटाला आ रहा है, आपको आलस आ रहा है? बहुत सारे लोग सुन सुन के उनको क्या खर्राटे आते हैं, क्या बोलते हैं ना वो, क्या जाम्बई बोलते हैं मराठी में, तो इस तरह देते हैं। सर दया है, आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि ये मैं काम करके कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा वाई बहुत क्लियर है, मेरा वाई बहुत क्लियर है। ओके, ये मेरा पैशन है, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। और मेरा वाई बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं ये सुबह 4 बजे उठ के आपके लिए इतना ये सब इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल एक्सपर्ट मुझे ऐसा क्रिएट करना है। ओके, समाज के लिए मुझे योगदान करना है, इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री को मुझे एक अलग सा योगदान देना है। तो ये मेरा वाई है। और ये वाई आपका क्लियर होगा ना, तो आपको कभी भी कंटाला नहीं आएगा कुलदीप जी। तो आपका वाई क्या है? आप अगर एमडीआईटी करना चाहते हैं, महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, महीने का 5 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो उससे क्या करेंगे? अच्छा, वाई जरूरी नहीं कि एकदम समाज के लिए कुछ करो, दुनिया की ही करो, आपके फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। जो चीज, जो जो लाइफ आपको नहीं मिला, वो लाइफ में मेरे बच्चों को देना चाहूंगा, ये आपका वाई हो सकता है। जिस फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ मैं रहा, जिसके कारण मेरा एजुकेशन में कंप्लीट नहीं कर पाया, वो चैलेंज मेरे फैमिली के ऊपर नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं आना चाहिए, ये आपका वाई हो सकता है। जो खुशियां शायद मुझे नहीं मिली, वो मेरे फैमिली को मैं देना चाहूंगा। मेरा सपना था शुरुआत में, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो सुधरते जाते हैं और इंप्रूव करते जाते हैं। तो मेरा क्लियर था कि मुझे ना बचपन में टू व्हीलर भी नहीं मिला था, या साइकिल भी नहीं मिलती थी। हम 50 पैसा दे के साइकिल भाड़े से लेके चलाते थे। कितने लोगों ने चलाया ऐसा साइकिल कभी बचपन में? बचपन में किया होगा ऐसे हरकतें कभी ना कभी। तो मेरा ना, जब से मैं बड़ा होता था ना, तभी से मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर था कि मेरा बच्चा जो है ना, जब भी मेरा बच्चा बनेगा, बच्चा आएगा ना, वो स्कूल जब भी जाएगा ना, उसके खुद के गाड़ी से जाएगा, पर्सनल कार से जाएगा। रहीम जी, मेरा बच्चा जो स्कूल जाएगा वो पर्सनल कार से जाएगा। वो कभी भी, यस, चलते चलते नहीं जाएगा, या फिर साइकिल पे नहीं जाएगा, या टू व्हीलर के ऊपर नहीं जाएगा, वो जाएगा पर्सनल कार में। और ये मेरा, बोलते हैं ना, वाई था कि जो मुझे नहीं मिला मेरे बच्चों को मैं देना चाहूंगा। ओके। और दोस्तों, मुझे इस बताने के लिए खुशी होती है, आपने भी ये सब किया होगा, ऐसे अकड़म तकड़म किए ही होंगे दोस्तों। यस, मेरा बच्चा जो है आज लोकल ट्रांसपोर्ट में अभी तक उसने कदम भी नहीं रखा है। बॉम्बे में आप सभी को मालूम है, हमारा जो ब्लड क्या बोलते हैं उसको, जीवन दाहिनी होती है, रेलवे ट्रेन होती है। ओके ना, रेलवे ट्रेन। मेरे बच्चा आज लगभग उसका 10 12 से 12 साल का आज उसका उम्र है, 10 ईयर्स का उसका एज है, अभी तक उसने ट्रेन में कदम नहीं रखा है। हाँ, कभी कभी हम एंजॉय करने के लिए ट्रेन को ट्रैवल करते हैं, जो हमारा हर बॉम्बे वाले पर्सन का जीवन है, बोलते हैं ना, रोज ट्रेन के बगैर जीवन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे ने ट्रेन में अभी तक ट्रैवल नहीं किया है। एसटी जो होता है ना, जब से हम गांव में जाते थे, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस पुणे है। पुणे में जाने के लिए हम पहले एसटी का प्रयोग करते थे। और एसटी का हालत आपको भी मालूम है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, उसको मैं ग्रेटिट्यूड कहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे बच्चे ने अभी तक एसटी में कदम नहीं रखा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? तो आपके पास ऐसा वाई होना चाहिए, क्योंकि मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूँ? क्योंकि मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं, क्योंकि पैसा गलत नहीं है, सुबह के रिचुअल में बोलते हैं पैसा पवित्र है, पैसा कमाना बहुत आसान है।
पैसा बहुत अच्छा है, ओके, पैसे वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आपका मनी ब्लूप्रिंट अगर क्लियर हो जाए, पैसा क्यों चाहिए ये अगर आप हो जाए, और इसमें अगर आपने इमोशन अगर जोड़ दिया ना दोस्तों, ये मैनिफेस्ट होना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आपका सिर्फ 2 वक्त का रोटी खाना इतना ही पर्पज है, तो शायद आपके गोल कंप्लीट भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी तो आप 2 वक्त का रोटी खा ही रहे ना। आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्यों चाहिए, आपके कोई सपने ही नहीं है, और इमोशनल नहीं है सपने, पहली बात तो हमारे ड्रीम्स होने क्यों जरूरी है, हमारे गोल्स होने क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आपको जगाए रखेंगे। जब भी कभी थकावट लगती है तो मुझे समझ में आता है, जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ, नहीं अभी तो मुझे बहुत बड़ा करना है, अभी तक तो मैंने डिसाइड किया कि 100 करोड़ का मेरा नेटवर्क कैसा बनेगा, ओके, इस चीज के ऊपर मुझे काम करना है, इसके लिए मुझे और 2 साल काम करना पड़ेगा, और 4 साल काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका वाई क्लियर होना जरूरी है, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्यों अचीव करना चाहते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ज्यादा कस्टमर बनाना चाहते हैं, 10,000 लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग देना क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आना चाहता हूँ। 1,000 कमांडोज को हम, सॉरी, 1 लाख कमांडोज को हम एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 करोड़ फैमिलीज को उनके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाना है। अच्छा, महीने का 10 लाख रुपया मैं कमाना चाहता हूँ, क्यों कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे के सारे सपने कंप्लीट होने चाहिए, मेरे वाइफ के सारे सपने कंप्लीट होने चाहिए, मेरे माँ पिताजी के जो शायद वो नहीं अचीव कर पाए, उनको वो सपने कंप्लीट करने के लिए मैं उनको हेल्प करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये वाई आपके क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने बहुत सारा मेहनत किया मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए, अभी उनको मैं वो खुशी देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसा कमाना है। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? अभी ये ना, दिखने के लिए जाएंगे तो हार्डली कुछ सवाल है, लेकिन इसके लिए लगभग हमारा 1.5 घंटा गया है। वे आज आपका टास्क है, बहुत शांति से फिर से बैठिए, हो सके तो फैमिली के साथ बैठिए, हो सके तो आपके ऑफिस के स्टाफ के साथ बैठिए, और ये बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों का जवाब लिखिए। फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप लिखेंगे तो ही कुछ होगा, अगर आपने सुन के छोड़ दिया, इसकी हवा बन जाएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, फिर से वही पॉलिसी बेचना चालू कर देंगे, और फिर भी पॉलिसी बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। उसको बिजनेस की नजर से देखिए, आज आप कहाँ पे है उसका आईना क्या आपको दिखता है। उस फॉर्म को जब भी आप देखते हैं तो आपको आईना दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट क्या है, क्या मेरा कस्टमर मेरा खुश है, कहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, क्या मेहनत ज्यादा हो रहा है पैसा नहीं आ रहा है, ये आपको जब भी क्लियर दिखेगा, क्या आईना आपको दिखेगा, ओके। और ये अगर आपने काम किया तो कल आपको समझ में आएगा कि आपको बिजनेस को लेके कहाँ पे जाने का है और क्यों लेके जाने का है, ओके। कल हम इसके ऊपर बात करेंगे, और थर्ड डे में हम बात करेंगे मनी, यस, आपके लिए अभी लोग, पैसा और सिस्टम कैसे काम करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? वेरी गुड। और ये सारा सिस्टम मैं आपको देने वाला हूँ, नो डाउट। आपको गोल्ड मेंबरशिप भी मैं आपको देने वाला हूँ, डायमंड मेंबरशिप का भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ओके। वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक रहीम जी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, ये मुझे प्रेरणा क्यों आई, मेरा मानना है, मेरे मेंटोर मुझे हमेशा बताते हैं, आप 5 साल के बाद कहाँ पे रहेंगे, कमल किशोर जी, आप 5 साल के बाद कहाँ पे रहेंगे, ये दो ही चीजें डिसाइड करता है। एक, आप जिन लोगों के संगत में रहते हैं, आप किन लोगों के संगत में रहते हैं, वैसे ही आप आने वाले 5 साल के बाद रहने वाले हैं। अगर आज आप बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस 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 बात कर रहे हैं, तो हो सकता है 5 साल के अंदर आपके पास 1, 2, 4, 5, 10 बिजनेस हो गए। आज मेरे पास, जैसे मैंने बताया ना, 10 से 12 प्रकार के अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलवेज ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूं, और ऐसे लोगों को मैं मेरे साथ अट्रैक्ट करता हूं। आपको भी मैं अट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं? आप में से भी फिल्टर होके लोग मेरे पास आएंगे, देखो सब लोग ये कर नहीं पाएंगे, आप में से भी बहुत फिल्टर लोग मेरे साथ में रहेंगे। तो मैं भी ऐसे लोगों को चाहता हूं, क्योंकि वैसे लोग मुझे मिलेंगे जैसा मैं हूं, ओके। तो आपको भी ऐसे लोगों के साथ में रहना है जैसा आप बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन की तरफ रहना चाहते हो तो बिजनेस माइंडसेट के साथ रहना पड़ेगा। बिजनेस को ऑटोपायलट पे चलाना चाहते हो तो बिजनेस ऑटोपायलट के सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा, ओके। अगर आप पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो फिर जो भी सारे चल रहा है उसके ऐसे जो पॉलिसी बेचने के माइंडसेट वाले लोग हैं उनके साथ रहना पड़ेगा, नो डाउट, वो भी जरूरी है। उधर भी कुछ समय बिताइए, मैं नहीं कहता हूं कि उनके साथ रिश्ता तोड़ दीजिए, उसके साथ बोलना बंद कीजिए, नहीं, वो भी रहे। लेकिन आपको, आप दो ही चीजों से डिसाइड होता है कि आप किन लोगों के संगत में रहते हैं, वैसे आने वाले 5 साल में आप बनने वाले हैं। और दूसरे, किस तरह के बुक्स आप पढ़ते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह का नॉलेज आप लेते हैं। आप बार बार नॉलेज वही ले रहे हैं, वैसी रंगत, अर्जुन जी, आप वही नॉलेज बार बार ले रहे हैं कि पॉलिसी बेचो, पॉलिसी बेचो, तो आप इसलिए पिछले 5, 10, 15, 20, 25 सालों से उसी चक्कर में फंसे हुए हैं।
आपने इस टॉपिक का नॉलेज कभी लिया ही नहीं कि आपके बगैर भी ये सब हो सकता है। आपने नॉलेज के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि आपके बगैर आपकी पॉलिसी बिक सकती है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि आपके बाद भले पॉलिसी भले आप बेचे लेकिन सर्विसिंग कम से कम आपके बगैर हो सके। तो दोस्तों, ये एक एक दिन का असर, सुबह के मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग का एक एक दिन का असर आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हो रहा है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? इसका ऑलरेडी असर हो रहा है, आप माने या ना माने, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड वो परिवर्तित हो रहा है। अब तक हम सिर्फ पॉलिसी बेचने का सोच रहे थे, लेकिन अभी हम इसको बिजनेस की नजर से देखना चालू किया है। बिजनेस को अबंडेंस की नजर से आपने देखना चालू किया है। पैसा कैसे बढ़ सकता है, पैसा कमाया जाता है, अच्छी बात है, और पैसा कमाना है, लेकिन पैसे को बचाना कैसा है, पैसे को बढ़ाना कैसा है, इस नजर से भी आप इसको देख रहे हैं। सिर्फ LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंसी, इस नजर से आप नहीं देख रहे हैं। और धीरे धीरे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास है कि जिन्होंने दोस्तों यस इसी प्रोफेशन को दोस्तों बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रोफेशन से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, कोई अगर अभी यहाँ पे शेयरिंग करना चाहेगा कि आज के पूरे सेशन से आपका लर्निंग क्या रहा, अचीवमेंट आपका क्या रहा, तो आप यहाँ पे लर्निंग और अचीवमेंट आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा। वर्चुअल आप रेस कीजिए और आज के आपके लर्निंग क्या रहे मुझे शेयर करेंगे। 5 से लोगों का हम लर्निंग लेंगे। ऑफिशियल हमारा टाइम हो चुका है, तो 5 से लोगों का हम लर्निंग लेंगे। या यहाँ पे मैं मकसूद जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। आप वर्चुअल हाथ रेस कीजिए। वर्चुअल हाथ रेस करके आप रख सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। या मकसूद जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक चीज समझ में आई और भी क्लियर समझना भी चाहता था। क्या हम अगर फर्ज करो रिपीट बिजनेस पे रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगा, नहीं होगा। तो रिपीट के अलावा सर मतलब हो सकता है ये सही रहेगा, लेकिन वापस रिकन्फर्म कर रहा हूँ, रिपीट और रेफरल या ओनली रिपीट? रिपीट एंड रेफरल। देखिए वही मैं रिपीट। बोल रहा हूं, अगर हमारा सामने से बिजनेस आएगा इस भरोसे पे अगर हम रहेंगे तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे मकसूद जी। इसका हाँ मतलब ये नहीं है कि रिपीट बिजनेस करना नहीं है, रेफरल बिजनेस करना नहीं है, वो भी करना है। वो भी करना है, लेकिन उससे ज्यादा परसेंटेज आपका न्यू बिजनेस होना चाहिए मकसूद जी। मतलब हम पैसिव हो जाएंगे सब, पैसे हो मतलब जाएंगे। यस, बिना एफर्ट्स का मिल रहा है इसमें, राइट? यस, यस, यस। और और पैसे भी हो जाएंगे लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसमें सेटिस्फाई हो गए, रेफिट से ही बिजनेस आ रहा है, आप नया मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे, नया इनिशिएटिव नहीं ले रहे, तो अच्छा, रिपीट का तो एक लिमिटेशन है ना मकसूद जी। आपके पास जी, अगर 100 कस्टमर है तो उसमें से 20 लोग आपको रिपीट बिजनेस दे सकते हैं। 100 के 100 लोग तो रिपीट बिजनेस नहीं देंगे। और एक अच्छी चीज मतलब सुनी थी, यस, अ, आज वो रिपीट दे रहे कल देंगे या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। यस, वही बोल रहा हूँ, उसका कोई हमारे पास प्रिडिक्शन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, वो बिजनेस आएगा ही। क्योंकि एक और चीज किसी जगह से सुनी थी, वो अच्छा वैल्यू एडिशन मुझे लगा। एप्पल जो है माना जाता है नंबर 1 ब्रांड है, लेकिन उस पर भी उंगली उठाते हैं लोग। एकदम सही है मकसूद जी। अच्छा सर, स्टार्टिंग जैसा हमने एक साथ ले लिया मॉर्निंग सेशन और ऑटो पायलट, हम्म। और हमने एक सिस्टम बनाया था मेरे रिक्वेस्ट पे। क्या मतलब जब ऑटो पायलट चालू होगा तो कुछ पीछे का आप मतलब क्वेश्चन करने के लिए वक्त देंगे, तो आई जस्ट राइट। वांट आस्क इन 1 मिनट, अदरवाइज यस, एट द लास्ट। यस, यस, बोलिए। अभी पूछूं या एंड में? नहीं, नहीं, 1 मिनट का। अभी एंडी है, अभी हम सेशन एंडी कर रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो पूछ अच्छा सकते हैं। सर, यस। वो जो कंसेप्ट कार्ड जो भी है या कोई भी चीज प्रेजेंटेशन जो है, आपने कहा घर पे ही देना अच्छा रहता है, 100%। यस। लेकिन कुछ कुछ लोगों का माइंडसेट है, वो कहते हैं नहीं डिसीजन हम लेते हैं, आप इधर ही बताओ, क्योंकि नॉर्मली वी अप्रोच टू द शॉप टू शॉप, जैसा यस। कहा नजदीक है। यस। तो उस वक्त मतलब क्या करना चाहिए ईगो के हिसाब मकसूद से? जी देखिए, पहली बात तो ना, अगर आप कॉन्सेप्ट कार्ड का बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कार्ड आप घर पे भी दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, और डोर टू डोर भी है, और आप बोलते हैं ना ऑन रोड भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत क्लियर है कि उनको आपकी पहचान जाए और आपका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाए मकसूद जी। तो अगर आप कंसेप्ट तो सिर्फ चला कॉन्सेप्ट, गया, हाँ, कंसेप्ट कार्ड का अगर लेकिन बात करें तो लेकिन कहीं भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो देना है, यस। तो वो उसके शॉप पर देना है या ऑफिस में देना है कि हाँ, घर पर इंसिस्ट करना है? बताता हूं मैं। यस, कोशिश करनी है, 99% आपको कोशिश करनी है, 90% आपको कोशिश करनी है कि प्रेजेंटेशन आपका घर पे ही हो, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको पता है, भले उसको यस। पता नहीं है। फिर भी वो नहीं मान रहा है, फिर भी वो नहीं मान रहा है। हो सकता है ऐसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ईगो का प्रॉब्लम है, मेरे वाइफ के सामने नहीं रखना चाहता, मेरे बच्चों के सामने बोलना नहीं चाहता, हो सकता है। तो वहां उस केस में आप दे सकते हैं, अभी क्या करेंगे ना, नहीं हुआ तैयार है। लेकिन आपको उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन मेरा घर पे ही क्यों होना चाहिए, उसको क्योंकि वहां का समझाने का बॉस प्रयास है वो। कीजिए। यस, यस, वो वहां पे थैंक बॉस यू, है, और बॉस थैंक यू किसी वेरी का मच। सुनने वाला नहीं है मकसूद जी। यस।
हमारा धन्यवाद सर। माइंड क्लियर होगा, उसको हम उसको उसको लैंग्वेज में बताएंगे, सर घर पे इसलिए होना चाहिए कि आपकी फैमिली को भी पता होना चाहिए, घर के इसलिए होना चाहिए सर, ये फैमिली प्लानिंग है। तो उसको हमारा क्लियर होना चाहिए कि बॉस को हम कभी सुधार ये नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते हैं। ओके, या क्रिस्टल मकसूद जी। क्लियर हो गया सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। या केडी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। केडी जी यस, केडी जी अनम्यूट कर सकते हैं। सुधीर जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। या सुधीर जी कहाँ गए, वर्चुअल हाथ रेस किया था। जो भी बात करना चाहेंगे वर्चुअल हाथ रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा। हेलो यस, सर। या हेलो। केडी जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बस आपका एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है यस, कि अ गोल विदाउट प्लान इज एक्शन। जस्ट अ विश। यस तो आज बहुत कुछ जानने को मिला कि अगर गोल डिसाइड करो तो फिर उसके लिए प्लान भी करना पड़ेगा और यस प्लान के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। यस यस तो केडी जी। बहुत कुछ अच्छा नॉलेज मिला, और एक कंपनी खड़ी करके, कंपनी है या कुछ सोच रखा है तो उसको कैसे आगे ले जा सकता है, वो सब कुछ आज आपने बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड केडी जी, फैंटास्टिक, अभी थैंक यू। लास्ट टाइम हमारी ये बात नहीं हो पाई थी, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि यस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो सेगमेंट है यस, उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत बड़ा उसके मेरे मार्केट है, कॉन्टेक्ट ऑन भी टाइम हैं मार्केट है। और एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बारे यस, में थोड़ा जानना था। जरूर जरूर, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बहुत शानदार है। वहां से बिजनेस डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं भी आए तो भी आपको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आता भी है, बिल्कुल वो भी बिजनेस आएगा, लेकिन आपको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए भी उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मल्टीपल तरह से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं केडी जी, काम करेंगे उसके ये ऊपर, है ना। बिल्कुल। यस, ग्रेट ग्रेट, ओके। थैंक यू केडी जी। वेरी गुड, पीटीवाई करेंगे मकसूद जी को और केडी जी को। या संतोष जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर। या आज नमस्कार। का जो बिजनेस बिजनेस डायरेक्शन का सेशन, वो हमारे बिजनेस का आईना ही आपने आज दिखा दिया। इससे पहले भी यस एक बार अटेंड किया था, तो रिसिप्ट यस मैंने तुरंत प्रिंट करके यस अभी भरा है कुछ उसमें। मतलब प्रिंटर था मैं ऑफिस में, तो तुरंत प्रिंट ले लिया और भर दिया है कुछ बार। तो इसमें ये चीजें सीखने की मिली कि पैसा जो आता है वो उसको कैसा मतलब उसका ये करना है, खर्चा यस करना है, यस किसको कितना कितना देना है। और जो सब पैसा घर में लाएंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जितना यस, बिजनेस के लिए देना है उतना देना ही पड़ेगा। उस पे देना ही काम कर पड़ेगा। रहे हैं तो, हाँ, काम कर रहे हैं तो बिजनेस ग्रो भी हो रहा है। मतलब मैं लास्ट 5 साल से जुड़ा हूँ, तो वो मतलब इसमें बिजनेस में डेवलपमेंट भी हो रहा है। और कुछ बातें जो आज बता दी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या क्या करना है और क्यों करना है। क्यों वो करना, क्लियर वाई। होता है तो, हाँ, वाई और व्हाट, ये दोनों भी चीज बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। मिशन स्टेटमेंट जो बता दिया, विजन स्टेटमेंट जो बता दिया, या रिलेशनशिप, फैंटास्टिक। कस्टमर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपने उनके साथ रिलेशन मतलब ये करके, रिलेशन डेवलप करके, या जो रिलेशन है वो आज और स्ट्रांग करके आगे जाके और नए बिजनेस हम जो करेंगे उसमें भी हमें उनका फायदा होगा। और हम जो मतलब जो हमारी फैमिली है, कस्टमर जितना कस्टमर है वो बड़ी फैमिली है, उसका जितना जितना कनेक्ट रहेंगे तो उतना लाइफ टाइम हमें बिजनेस के लिए उसका फायदा होगा। ये यस सब चीजें यस, चीजें बता दिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। मतलब मैंने जो पहले बता दिया कि बिजनेस का आईना आपने आज दिखा दिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू संतोष जी को पीटीवाई करेंगे। संतोष जी काफी अच्छी तरह से लगभग हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं, और उनके परफॉर्मेंस को मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत बहुत फोकस के साथ वो काम करते हैं। आज उनका मार्केटिंग का लगभग 10,000 रुपीज पर मंथ का मार्केटिंग का बजट है। हेल्थ इंश्योरेंस में उनका बहुत अच्छा काम है। तो दोस्तों देखिए, फिर से मैं बताना चाहूंगा, इस प्रोग्राम का ना असर देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। असर देखने के लिए टाइम लगेगा कि लंबे समय के लिए आप जिस नजरिया आपको जो बिजनेस का मिलेगा ना, वो बहुत शानदार होगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ, संतोष जी भी इसको बार बार वो बताते हैं, कई बार उन्होंने बताया है कि जो पिछले 10 सालों में मेरा जो अचीवमेंट नहीं था, उतना मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ पिछले 2 सालों का अचीवमेंट है। और ये तब बनता है जब आपके बिजनेस में आप ये सारे सिस्टम्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, वही करते सही बात रहेंगे है सर। तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आ रहा है। वेरी गुड संतोष जी, यस, थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच संतोष जी। पीटीवाई करेंगे संतोष जी को, और उसके बाद मैं सुधीर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सुधीर जी। सुधीर जी। ओ, या, क्या आवाज आ रही है? वेरी क्लियर वेरी सुधीर क्लियर जी। यस। पहली बात तो आज जो विजुअलाइजेशन था,
Yes, आसमा जी ने yes. लिया मॉर्निंग में, यस वेरी वंडरफुल, इतना स्क्रिप्ट उसका सही था और Yes, जो yes. इंस्ट्रक्शंस इतने बढ़िया थे। आई मीन वो जिस बात पे मैंने कभी सोचा नहीं वो भी उन्होंने बताया, तो आई कुड विजुअलाइज दैट वेरी। आई मीन थैंक्स विद ग्रेटिट्यूड टू यू एंड आसमा जी। Great. दैट वाज वन पॉइंट। सेकंड इज जो अभी शॉपकीपर की बात हो रही थी कि उनका ईगो है, वो नहीं घर पे लेके जाना चाहते वगैरह। Yes. तो जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक मैंने एक्चुअली अपना सिस्टम फॉलो नहीं किया, पुराने सिस्टम से चल रहा हूँ मैं, बट Yes. ओके, क्योंकि कुछ बेसिक काम करना बाकी है। जो फॉर्म्स आपने दिए भर के, फिर 1-to-1 आपके साथ इस वीक में शायद मैं करूंगा। Yes. तो वो शॉपकीपर की जो बात थी, आपके जो जिस तरीके से व्हाट्सएप के मैसेजेस आपने बनाए हैं, जो टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो वो एक्चुअली माइंडसेट उसका धीरे 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 बिल्ड करता है प्रोस्पेक्ट का, और इसीलिए वो 60 से फिर 20 में, 20 से 17 में और बाद में 3 पे आ जाता है। Yes. तो वैसे ही शॉपकीपर के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप शायद कुछ ऐसा बनाए, 10 स्लाइड या 10 कुछ, ये वो डेली नहीं भेजना, वहां तो उसको सामने ही बात करनी है, बट वो अगर फोल्डर के फॉर्म में ऐसा कुछ दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से वो तैयार हो जाएगा कि भाई तुम घर पे ही आओ, इधर नहीं बात करते। लेकिन वो आपने सोचना चालू किया तो हो जाएगा। आई बिलीव इन यू, वो आपका। 100%. फंटास्टिक। सुधीर जी ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है। अच्छा, वॉइस डबल आ रहा है क्या मेरा? नो नो नो, मुझे तो नहीं आ रहा। मुझे डबल आ रहा है। अच्छा, मेरी तरफ से चैलेंज है या? नो, मुझे तो नहीं आ रहा है। हाँ, डबल वॉइस है सर। हाँ वही मुझे डबल आवाज है। सुधीर जी आप अनम्यूट रखिए जरा, म्यूट कीजिए, म्यूट। या अभी क्लियर है या सुधीर जी? तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया गया है सुधीर जी। आपका हमारा जो बिजनेस ग्रोथ सिस्टम है, बीजीआर सिस्टम जो है, वहां पे ऑलरेडी बिजनेस इंश्योरेंस के लिए इस तरह के ऐसे ऐसे कंटेंट बनाया गया है कि जहां पे अगर आप किसी बिजनेस ओनर को मिलते हैं, शॉपकीपर्स है, बिजनेस ओनर है, छोटा सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस तरह के लोगों को मिलते हैं, और उनको अगर आपने वो ऑटोमेशन सिस्टम अगर सेट कर दिया, तो एवरी वीक उसके बिजनेस के बारे में, जैसे अभी यहाँ पे केडी जी ने बात किया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, पार्टनरशिप है, इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, इसके बारे में अवेयरनेस मैसेज उनको जाना चालू हो जाता है। खुद का मनी मैनेजमेंट है, खुद का फाइनेंस मैनेजमेंट है, जो आज हमने इसके ऊपर बात की है, ये सारी चीजों को लेके इस तरह का कम से कम 90 डेज का पूरा क्यूरिकुलम बनाया हुआ है, पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है, जहां से उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर इसका नर्चरिंग चालू हो जाता है। मतलब उसको धीरे धीरे फील आना चालू हो जाता है कि मैं बिजनेस ओनर हूँ, बिजनेस ओनर की तरह कर रहा हूँ, और बिजनेस ओनर बनना है तो मुझे ये सारा चीजें, छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो सुधीर जी ऑलरेडी इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, ऑलरेडी इसके ऊपर काम, मतलब उसका पूरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। वहां पे आपको करने की भी कुछ जरूरत नहीं है। कल हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, जो बिजनेस ग्रोथ सिस्टम है, वहां पे जो भी आज आप काम कर रहे हो उसमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% काम आपका ऑटोमेशन में होने वाला है। 60 to 70% काम, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका दो ही काम रहेगा, नए लोग कहाँ से मिलेंगे इसके ऊपर सोचना है आपको, नए प्रोस्पेक्ट कैसे आएंगे, और जो कस्टमर आया जिसने अपॉइंटमेंट दिया उसको मीटिंग कैसे करना है। ये दो चीजों के ऊपर आपका फोकस होगा। बीच वाला सारा सिस्टम जो है, लोगों को फॉलोअप करना है, नर्चरिंग करना है, उनके साथ बातें करनी है, ये सारा चीज जो है हम ऑटोमेशन में उसमें करने वाले हैं। तो ये सब ऑलरेडी बना हुआ है। आप फाइनेंशियल लिटरेसी करना चाहते हैं वो भी होगा। दूसरा बिजनेस इंश्योरेंस को अगर आप करना चाहते हैं वो भी उसमें ऑटोमेटिकली होगा। या सो थैंक यू वेरी मच। सुधीर जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, आपके वही यहाँ से मैं डबल आवाज आ एग्जैक्टली रहा कर रहा था ये, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि लोग वहीं के वही करना चाहते, घर पे लेके मीटिंग नहीं करना चाहते, तो आई थॉट यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट, और ऐसे 8-10 स्लाइड उनको फोल्डर में दिखा दिए तो है। वो यस समझ जाएगा कि हाँ यार, ये मेरे फायदे का ही, तो 100% बस ऑलरेडी इसके बात ऊपर हम बन काम जाएगी। कर रहे हैं। यस यस थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक सुधीर जी, बहुत शानदार। सुधीर जी को हम पीटीवाई करेंगे सुधीर जी को। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग करना चाहेगा? आज का लर्निंग क्या रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। और आज सभी से एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, कि आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला। इसका 1 मिनट का वीडियो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और 2 दिन मुझसे और चीजें चाहते हैं इस तरह से लेके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ऑटो पायलट पे लेके जाने के लिए, बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम पाने के लिए, मुझे आज आपसे एक हेल्प चाहिए। आप जहां जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, उनमें से डेली हर एक की तरफ से मुझे एक वीडियो चाहिए कि आज का आपका लर्निंग क्या रहा, और आपके ग्रुप में शेयर करना है। मैं उसको कहीं पे लेके नहीं जाने वाला हूं। आज का आपका लर्निंग क्या रहा? क्या आपको सही में जरूरी लगता है कि बिजनेस को इस नजर से देखना, अपने एजेंसी को इस नजर से देखना? बिजनेस को क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपके बिजनेस को आप ऑटो पायलट पे लेके जा सकते हैं?
वेरी गुड। तो ओके, तो आज मुझे चाहिए आपसे ये फीडबैक, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट 60 सेकंड की वीडियोस मुझे चाहिए। ओके, आप सभी को, ताकि बाकी सारे लोग जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए वो कल से ज्वाइन कर पाए। यस, और हो सकते तो आज इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा, वो हम उनके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं इसका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले। बहुत अच्छी आज प्रेजेंटी, बहुत अच्छी प्रेजेंटी है, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग आज जिन्होंने मिस किया वो आपकी वीडियो के माध्यम से उनको अवेयरनेस आ जाए और कल के सेशन में वो फिर से ज्वाइन कर ले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन हमारे पास है, 2 दिन में और पूरा सिस्टम सेटअप करने वाले हैं, किस तरह से बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जा सकते हैं। आज तो हमने छोटा सा बोल सकते हैं ना, 10 to 20% का पार्ट देखा कि बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम का आईना क्या है। कल हम देखेंगे कि कैसे करेंगे और किस तरह से उसके लिए लोग, पैसे और सिस्टम को हम काम पे लगाएंगे। तीसरे दिन में हम सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ सीन को हम आज यही पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी एग्जाम के साथ दोस्तों, नई अचीवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।